2022 हमारी जो गेस्ट हैं सारा अली, आप लोगों ने फ्लायर पे देख लिया होगा सारा अली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सारा अली जो हैं, डॉक्टर सारा अली डेंटिस्ट हैं पाकिस्तान से और गोल्ड मेडलिस्ट। और मैं कहती हूँ डेंटिस्ट वो हैं जो मुंह खोलने का $500 ले लेते हैं, तो उनसे तो ऐसे ऐसे करके बात करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर सारा अली बहुत बहुत अच्छी दोस्त हैं हमारी। इन्होंने ग्रीन जोन टीम का ये हिस्सा है, इन्होंने उनके सेशंस अटेंड किए हुए। उनका एक मॉडल है ट्रेन द ट्रेनर वाला। सो सारा अली, वी आर सो फॉर्चुनेट दैट शी इज हियर। और ये शी इज वन ऑफ आवर टीम मेंबर ऑफ ग्रीन जोन, लिविंग बाय डॉक्टर खालिद सुहेल। बहुत प्यारे इनके 2 बच्चे हैं, इसलिए उनको बहुत एक्सपीरियंस है। खुद ये इकलौती थी तो इनको वो सिबलिंग राइवरी का नहीं पता, लेकिन अब चूंकि इनके 2 बेटे हैं तो इनको पता है कि पेरेंटिंग कितनी आसान और कितनी मुश्किल हो सकती है। इनकी एक बात जो है, एक तो ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इनके फादर पाकिस्तान में ऐसा काम करते रहे कि जिनके नक्शे कदम पे उनकी बेटी चल रही है। उन लोगों ने बहुत कुछ किया पाकिस्तान में और ये यहाँ करने की कोशिश कर रही हैं। जब मैं इनका ये इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी तो मुझे जो सबसे कैची लाइन लगी वो लास्ट थी, अ बिग फैन ऑफ जनरेशन जी। क्या सबको पता है जनरेशन जी क्या है? पता है? वेलकम मोहिनी आंटी। तो मोहिनी आंटी कहती है उन्हें नहीं पता जनरेशन जी क्या है। तो हम सारा यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे कि आप बताइए जनरेशन जी किसे कहते हैं। एक तो पहले सब लोगों को बहुत गुड इवनिंग, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों के साथ उज़्मा की वजह से कनेक्ट हो सकी। और शुरू में मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि उज़्मा बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मदर हैं और बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। तो मुझे लग रहा था कि उज़्मा मुझे पेरेंटिंग के लिए कह रही हैं, हालांकि मुझे समटाइम्स पेरेंटिंग के लिए उज़्मा और मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो मुझे बता सकें कि नहीं नहीं तुम ठीक हो। तो लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों के लिए कि आप लोग मुझे सुनने आए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जनरेशन जी, ये जो हम नए बच्चे हैं आफ्टर 2000, इनको हम जनरेशन जी कहते हैं। मुख्तलिफ जनरेशन्स हैं, जैसे मुझे अक्सर अपने ही बच्चों से मिलीनियल होने का ताना मिलता है। जब मैं एवोकाडो खा रही होती हूँ तो वो कहते हैं कि एवोकाडो खाना मिलीनियल होने का सबसे बड़ा एक निशान है। जनरेशन जी, इन बच्चों के अंदर कुछ चीज़ें हमारे से, इवन हमारे जो मिलीनियल्स हैं उनसे भी बहुत डिफरेंट है। ये लोग ज़िंदगी को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, मसाइल को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। कई दफ़ा मैं जब प्रॉब्लम के अंदर होती हूँ तो मुझे जब अपने बच्चों से सुनने को मिलता है उनका पर्सपेक्टिव, तो वो हमेशा मेरे से डिफरेंट होता है और मेरे से ज़्यादा बेहतर होता है। और मेरा जहाँ तक एज अ लाइफ साइंसेस स्टूडेंट आइडिया है वो ये है कि मकसद भी यही है कि हर नस्ल पिछली नस्ल से बेहतर होनी चाहिए। और यही मेरा ख्याल है पेरेंटिंग का भी असूल होना चाहिए कि हम ऐसे बच्चे पाल सके जो हमारे से बेहतर हों, हमारे से अच्छे हों। और मेरी मदर एक बात क्या करती हैं, वो ये कहा करती थी, जब मैं छोटी सी थी तो वो किसी बात पे मुझे कुछ समझाती थी ना, मैं कहती आप ऐसे क्यों करिए, तो वो कहती थी कि तुम इस दुनिया में मेरे लिए सदका जारिया हो। मतलब अगर कुछ अच्छा करोगी तो मैं मर भी जाऊंगी तो उसका सवाब मुझे मिलेगा, और अगर तुम कुछ गलत करोगी तो उसका भी कुछ जो है मेरे तक पहुंचेगा। तो बी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग। तो जब हम बच्चे भी पाल रहे हैं तो उसमें भी हमें ये केयरफुल रहना चाहिए अपनी पेरेंटिंग में
कि हम जो कुछ सिखा रहे हैं, जो कुछ हम उनके साथ बात करें, वो सब हमारे मुंह से उनके मुंह तक और उनके मुंह से दुनिया तक जा रहा है। तो ये एक चेन रिएक्शन है जो चल रहा है। तो बीइंग अ पेरेंट शुड बी अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस, जिसको बहुत सोच समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसमें हर लम्हा हर वक्त आपको सीखना चाहिए, और जहाँ से अच्छी बात मिले उसको सीख लें और उसको दिमाग में बिठा लें, और होपफुली हमको उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन, लाइफ इज नॉट अ फिल्म, तो उसमें हम उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो मेरा तो ये जनरेशन जी के बारे में ख्याल है। आगे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अब शुरू करूं। जी जरूर सारा। उज़मा, आप अगर मैं शेयर करूं जी प्रेजेंट। आप कीजिए। ओके, हो गया? नहीं नहीं हुआ अभी? नहीं। ओके, उस्मा आप कर सकते हैं? ये मेरे इधर से नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है कोई मसला है इधर से। आपके पास शेयरिंग की ऑप्शन तो है ना? हाँ, शेयरिंग की ऑप्शन है, और इसको आपके साथ शेयर करना है मुझे। उसको आप शेयर का बटन दबाइए। हाँ, अब वो पूछ रहा है कि किस को मुझे भेजना है। वो ओपन हो जाएगी आपकी। आपने ओपन की अपनी प्रेजेंटेशन, उसे ओपन करके फिर आप क्लिक कीजिए। जब आप शेयर स्क्रीन आपने दबाइए, हम्म, आप देखिए आपकी स्क्रीन के बॉटम पे। अब आया? नहीं अभी भी नहीं आया। स्क्रीन के बॉटम पे ग्रीन कलर में शेयर स्क्रीन है। अब हुआ? मैं नहीं अभी भी अभी नहीं। अभी भी नहीं हुआ। एक, हो गया हो गया। वो दरअसल रिस्ट्रिक्टेड मूड ऑन था, सॉरी। आज जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल है रिलेशनशिप्स इन ग्रीन जोन, पेरेंट एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप। एक तो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि ये दो लोगों के दरमियान में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये दो लोगों के दरमियान में रिलेशनशिप है, दो बिल्कुल अलग इंसानों के दरमियान में। इसको एक एंटिटी की तरह से बयान किया जाता है। इस तरह से बोलते हैं हम पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप। बीच में कोई एंड हम एक्सेप्ट करने को एज अ पेरेंट तैयार नहीं होते। हालांकि ये जो एंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये बात सबसे बड़ा बिगाड़ पैदा करती है। आप ये चीज माने या ना माने, आप और आपकी औलाद बिल्कुल दो मुख्तलिफ इंसान हैं। वालदैन और औलाद यकजान दो कालिब की कैटेगरी में नहीं आते। इस चीज का इदराक सिर्फ हमें नहीं, एज अ पेरेंट हमें नहीं, बल्कि हमारी औलाद को भी होना चाहिए कि उनके वालदैन उनसे मुख्तलिफ इंसान हैं, उनके अपने एहसासात हैं, जज्बात हैं, प्रायोरिटीज हैं। क्योंकि ये इस एहसास के बाद ही आप इस रिश्ते की हेल्दी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। हम लोग मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, यहाँ में अक्सर लोग इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हम जिस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं
वहाँ हमें ये नहीं बताया जाता, ना सिखाया जाता है कि रिश्तों में बाउंड्रीज होनी चाहिए, और बाउंड्रीज बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों की रिश्तों में आपस में कोई प्राइवेसी नहीं होती, बल्कि हम पूरे घुटनों समेत दूसरे की जिंदगी में कूद जाते हैं, और जब तक दूसरे की गर्दन पर घुटना ना रख लें, हमें रिश्ते का लुत्फ नहीं आता। इस तरह ये रिश्ता कम होता है और प्रॉपर्टी ज्यादा बन जाता है, और घुटन का एहसास होने लगता है। रिश्तों की इस कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करने के लिए जिस ट्री थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, वो ग्रीन जोन थेरेपी है। ग्रीन जोन फिलॉसफी में आप अपने जज्बात को 3 जोन्स में तकसीम कर देते हैं, येलो, रेड, ग्रीन। ये जो येलो, रेड और ग्रीन जोन्स हैं, इसका जो फिलॉसफी है ये ट्रैफिक लाइट से ली गई है। जैसे ट्रैफिक लाइट्स के 3 रंग हैं, येलो, रेड, ग्रीन, इस तरह से इंसान के जज्बात को इन 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया। इसमें जो रेड जोन है वो आपके गुस्से के जज्बात को रिप्रेजेंट करती है, कि जब आप गुस्से में हैं और हालात और जज्बात पे अपना कंट्रोल खो देते हैं। अच्छा, इसमें बहुत मजे की बात है कि डॉक्टर खालिद सुहेल जो रेड जोन है उसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो वो कहते हैं कि ये इस तरह की जोन होती है, इसमें जो इमोशंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं जैसे आदमी नशे में धत होता है। तो जो नशे में होता है उसको नहीं मालूम होता कि वो क्या बोल रहा है, और उसको जब वो नशा उतर जाता है तो ये फिर पता भी नहीं, ये वो अमूमन रिग्रेट करता है उन चीजों पे जो उसने दूसरे को उस हालत में कही होती हैं। इसी तरह से जो रेड जोन है उसमें जब लोग होते हैं तो वो इतने उनके ऊपर गुस्सा गालिब होता है कि उनको नहीं मालूम होता कि वो दूसरों को क्या कह रहे हैं। तो ये रेड जोन है। येलो जोन वो है जिसमें आप अपने मन में उलझ रहे हैं, आपको चीजें बुरी लग रही हैं, आप अपने आप से लड़ रहे हैं, आप इरिटेटेड हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप खुश नहीं हैं, ये येलो जोन है। और ग्रीन जोन वो है जिसमें आप मुतमईन हैं, खुश हैं, चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, ये आपकी ग्रीन जोन है। इसी तरीके से इस फिलॉसफी में मेरे लिए जो सबसे खास बात है वो ये है कि आप ये तीनों रंग, वो ये नहीं कहते कि ओहो आप डॉक्टर साहब कभी आपको नहीं कहेंगे ओहो आप रेड जोन में चले गए, आपने बहुत गलत काम कर दिया, आप येलो जोन में चले गए, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हो गया। ऐसा नहीं है, वो आपको हमेशा ये कहेंगे एज अ फ्रेंड भी कि आप ये तीनों जोन्स आपकी हैं। मतलब आप as a human being it's not possible for you to remain in the green zone only. आप येलो में भी जाएंगे, आप रेड में भी जाएंगे, और आप ग्रीन में भी होंगे। आप एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप रेड में हैं और आप डोनाल्ड डक की तरह से एक प्रेशर कुकर की माने सीटियां मारते फिर रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी होगा कि आप येलो जोन में होंगे और ईयोर की तरह से आप मुंह लटका के फिर रहे होंगे डिप्रेशन में। और फिर एक ग्रीन जोन का टाइम है जिसमें आप मिकी माउस की तरह से नाचते फिर रहे हैं, गाते फिर रहे हैं। सॉरी, मुझे कार्टून बहुत पसंद है इसलिए मैंने इन जोन्स के जज्बात को कार्टून्स के साथ एसोसिएट किया हुआ। तो इस लेकिन इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो जुमला बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि डोंट पार्क योर कार इन रेड एंड येलो जोन। You go there and then you drive through these zones to the green zone. आप अपना गोल रखें कि आपने अपने आप को खुश करना है, वहां पे जाके खुश करना है। ठीक है, आप चले गए हैं, कोई बात नहीं। इंसान का जो बेसिक फिलॉसफी है वो यही है कि गलती होती है, आप जाते हैं, आप वो काम भी करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन आप फिर वापस अपने आप को ड्राइव थ्रू दीज जोन्स और अपने मकसद की तरफ बढ़े। ये जिंदगी हमें एक दफा मिलनी है और इस पर खुशो खुरम जीने का हमारा हक है। इसी तरह से इन जोन्स को नेक्स्ट स्टेप में वो फैमिलीज के ऊपर अप्लाई करते हैं। वो के इसमें जो फैमिलीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब जो फैमिलीज हैं उसमें वो फैमिलीज को भी 3 जोन्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं
एक रेड जोन फैमिलीज हैं जिसमें लोगों का, पेरेंट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, या अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उस सिस्टम में लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरी जो है वो येलो जोन फैमिलीज हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट तो आपको सरफेस पे नजर नहीं आ रहा, आपको लोग लड़ते हुए तो नहीं मिल रहे, लेकिन जिसे कहते हैं ना शांति के नीचे, जो समंदर की या दरिया की शांति है उसके नीचे एक भौचाल बरपा है। तो इसी तरह से जो येलो जोन फैमिलीज हैं उनके जो ऊपर से आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, फेसबुक पे कितनी प्यारी प्यारी दंदियां निकाल कर तस्वीरें लगाई हुई हैं और कितने 10-10 हजार के, 12-12 हजार के सूट पहन के सब खड़े हैं और लश्कारे मार रहे हैं, लेकिन वो जब घर जाते हैं तो सबने अपने अपने बूट उतारे और अपने अपने कमरों में चले गए। नो वन वांट्स टू टॉक टू द अदर पर्सन। So this is an other zone. This is the yellow zone. उसके बाद तीसरी जोन है वो ग्रीन जोन है। वो फैमिलीज हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ खुश हैं, जिसमें लोग आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे से लव करते हैं और हेल्दी एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। इसलिए जो है, अब अगर हम पहली जोन जो है ये रेड जोन है जो आप लोग देख रहे हैं। आप माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, इसका बच्चों के ऊपर अफेक्ट होता है। अमूमन एक फरीक जब किसी जोन में होता है तो उसको दूसरी के जोन का कोई एहसास नहीं होता कि दूसरा किस जोन में है। ये एक नेक्स्ट स्टेप है इस जोन फिलॉसफी का। उसमें ये नहीं है कि अगर आप ग्रीन जोन में हैं, एज अ मदर आप ग्रीन जोन में हैं और आप खुश हैं, तो आपकी बच्चा अंदर आया, आप उससे बहुत प्लेजेंटली बात कर रहे हैं, उसने आपको आगे से बहुत रूडली जवाब दिया, तो आप कहेंगे मैं तो ग्रीन जोन में थी तो इसने मेरे साथ रूडली बिहेव किया, तो ऐसा क्यों हुआ? जोन रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए दोनों फ्रीकैन को एक ही जोन में होना चाहिए। आपने देखा कि वो नहीं खुश, वो बाहर से आया है, वो अपसेट है या बच्ची अपसेट है, आप इंतजार करें कि वो उस रेड एरिया से वापस आ जाए, ताकि जो भी आप उससे बात करना चाहते हैं उस बातचीत को मोनोलॉग ना बनाएं, डायलॉग बनाएं। यानी कि ये नहीं है हाँ हाँ ये आपने अपनी तरफ से पूरा लेक्चर दे दिया, अगले ने सुना ही नहीं, तो ये मोनोलॉग है। अगर आप चाहते हैं कि वो सुने बात को, तो उसके लिए ऐसा हालात होने चाहिए, इर्द गिर्द का माहौल होना चाहिए कि वो आपकी बात को सुने। अमूमन ये होता है कि अगर वालिदैन खुश हैं तो वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि उनकी औलाद इस वक्त किस तरह के जज्बात का शिकार है, और अगर वो रेड जोन में है तो आप उनको कितनी अच्छी बात, कितने खुशगवार तरीके से क्यों ना बता रहे हो, वो झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं और बात खड्डे में जाती है। लेकिन अगर वही बात माँ बाप और औलाद एक खुशगवार माहौल में दोनों अपनी ग्रीन जोन में करें तो उसके सेर हासिल नताइज बरामद होते हैं। इसको इस फिलॉसफी में ग्रीन जोन मीटिंग के नाम दिया गया है। अमूमन हमारे यहाँ फैमिलीज में हमने फिल्मों से ये सीखा है कि वो बिकॉज फिल्मों में दिखाया जाता है कि सब एक मेज के गिर्द बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और सब बातें कर रहे हैं, तो हमने भी ये सीख लिया कि हम सबको एक मेज के गिर्द बैठ जाना चाहिए और बातें करनी चाहिए खाने के साथ। अमूमन खाने की मेज को इसके लिए मौजूद जगह समझा जाता है, लेकिन ये कौन फैसला करेगा कि सब इस वक्त खुशगवार मूड में है और बात करना चाहते हैं? ये डिनर टाइम दोस्तों के डिनर टाइम के साथ मुख्तलिफ होता है, जहाँ सब अपनी रूटीन से जान छुड़ाकर अच्छा वक्त गुजारने आते हैं। जिस डिनर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को कहते हैं अब हमने डिनर बनाया, मेज पे रखा है, हम बैठ रहे हैं, तुम भी बैठो और हम खाना भी खाएंगे और हम बात भी करेंगे तुम्हारे साथ, ये बोरिंग रिचुअल होता है। ये हर रोज आपने एक ही जगह पे एक ही लोगों के साथ बैठ के खाना खाना, ये रिचुअल है, ये कोई गेट अवे टाइम नहीं होता। तो और अमूमन जो खाना हम माओ को अच्छा लगता है या पकाते हो बच्चों को पसंद नहीं होता, तो इसमें दो फैक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं। एक तो हमें नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरा खाना भी नहीं अच्छा, मतलब उनकी पसंद का नहीं, अच्छा तो है लेकिन उनकी पसंद का नहीं है, और तीसरा उसमें एडेड फैक्टर है
कि siblings भी बैठे हैं, they don't want to talk in front of siblings, they don't want to share their emotions with their mothers or fathers in front of, उनको कैसा लगेगा फादर पूछ रहा है साथ में वो डाल रहा है, भिंडी डाल रहा है आपकी प्लेट में और साथ में कह रहा है बताओ आज स्कूल में तुम्हें किसी लड़के ने कुछ तंग तो नहीं किया। तो साफ ज़रा कोई बच्चा अपने सिबलिंग के सामने ये एडमिट नहीं करना चाहता कि उसके स्कूल में क्या हुआ। ये 1-to-1 करने की बात है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हम लोगों की जो बड़े सगीर की तहजीब है, मुझे अपनी नानी का घर याद है, किचन होता था, सबकी अपनी अपनी चौकियां होती थी, सब आते थे, खाना खाते थे, चले जाते थे। एक 1-to-1 मेरी नानी पराठा भी पकाती थी, साथ में सालन भी मिलता था और एक 1-to-1 टॉक होती थी, क्योंकि 1-2 चौकियां होती थी और हर बंदे को पता होता था कि थोड़ी देर बाद ये खाली करनी है क्योंकि दूसरे ने आना है। तो और अमूमन वो थोड़ी सी बात सुनकर क्या करती थी कि मुंह बंद करके खाना खाते होते हैं, ये नहीं होता कि साथ में नवाला भी डाल दिया और साथ में बोलते भी गए। तो अभी हमने फिल्मों से ये सीख लिया कि जो हमारा फैमिली टाइम है वो डिनर टाइम है, ऐसा नहीं है। जो ग्रीन जोन फिलॉसफी है उसमें ग्रीन जोन का टाइम है कि आप एक वक्त मुकर्रर करें, अपने बच्चों को उस वक्त के बारे में बताएं कि इस दिन सब एक जगह पे इकट्ठे होंगे और वो अपने बात करेंगे एज अ फैमिली एक दूसरे से, और जो उनको आपस में मसाइल हैं उसको डिस्कस करेंगे। मतलब अगर मेरे बच्चे को अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो वो आकर मुझे बताएगा कि आप मुझे ये फलाने वक्त में प्रॉब्लम है, और इसको इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि चिल्ड्रन शुड लुक फॉरवर्ड टू इट। जब हम लोग ये ट्रेनिंग कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ, तो हम लोगों को उन्होंने एक अपनी दोस्त की बच्ची का वाकया सुनाया कि उनके दोस्त ने घर जाकर अपने बच्चों के साथ इस तरह का एक ग्रीन जोन फैमिली टाइम बनाया। तो उन्होंने ट्यूसडे की शाम रखी अपने बच्चों के साथ। तो एक दिन वो घर गए तो उनकी बच्ची रो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उसको प्यार किया, तो बच्ची ने उनको बोला कि आज कौन सा दिन है। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या बात है। तो उसने कहा ट्यूसडे में कितने दिन रह गए हैं। तो ही वाज वेरी सरप्राइज। उन्होंने उससे पूछा, छोटी सी 5-6 साल की बच्ची है, कि आप क्यों पूछ रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई ने मेरी गुड़िया तोड़ दी है और मैं उस मीटिंग का इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं अपनी जो रेड जोन है वो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर सकूं और उन्हें बता सकूं कि मेरा भाई मेरे साथ ये करता है और मुझे रेड जोन में ले जाता है। तो आप अगर उस मीटिंग को एक हैबिट बनाकर अपनी फैमिली में रख लेंगे तो वो सब उसकी तरफ लुक फॉरवर्ड करेंगे। जहाँ तक श्योर जी, एक तो मैंने ये पूछना था कि आपके लिए सारा की उर्दू मुश्किल तो नहीं है? मैं साथ साथ लिखती जाऊं कि आप लोगों को सबको पता है। गुड, दैट्स गुड। सारा, मैंने भी अभी ये जब सीखा ना ग्रीन जोन मीटिंग का फैमिलीज के साथ, तो मैंने अपने बच्चों को मैसेज किया कि हमारी 9:15 पे मीटिंग है, तो सब बच्चे नीचे आ जाए। एक टेक्स्ट किया, बेटा आया, कहता मीटिंग किस चीज की है। तो मैंने कहा बैठो भी बताता हूँ। कहता नहीं मेरी गेम है, मैं तो गेम खेल रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं ये मीटिंग थोड़ी लंबी होगी। तो उसने कहा मम्मा को सारा दिन मीटिंग्स करके आदत पड़ गई है, तो मामा कहती है घर में भी मीटिंग करनी है बच्चों के साथ। बट इट वॉज वेरी फ्रूटफुल। हमने कुछ चीजें डिस्कस की और मैंने कहा अब इसका फॉलो, ये फर्स्ट टाइम हमारे घर हुआ है, 2 हफ्ते पहले की बात है। तो ये मैंने एक नई चीज सीखी है। कहने का मकसद ये है कि ये हम किसी वक्त भी शुरू कर सकते हैं। मेरे ग्रोन अप किड्स हैं, ठीक है, अगर मैं उन्हें किड्स कहूंगी तो अजीब बात लगेगी, सब ग्रोन अप्स हैं। तो ये हम लोग शुरू कर सकते हैं। बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं जो इस वक्त बताई जा रही हैं। थैंक यू सारा फॉर शेयरिंग। इसमें मैं एक छोटे से ऐड करूंगी, जैसे उस्मा ने कहा कि उन्होंने टेक्स्ट किया बच्चों को कि आप नीचे आ जाए। अगर आप पहले से ढंडोरा पीटना शुरू कर दें 2-3 दिन पहले कि फलाने वक्त पे हम सब इकट्ठे होंगे, या आप उनसे पूछ लें कि कौन सा वक्त है जिस पे सब फारिग हैं और वो सब अपनी कंसेंट से आपको एक वक्त दे दें, तो उसका ये फायदा होगा कि वो ये वाला जो जुमला होता है कि मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ और ऑनलाइन बड़ी सख्त किस्म का मुकाबला चल रहा है और
फलानी जगह पे इंस्टाग्राम पे अगर पोस्ट अभी ना डाली तो जो है जूलिया रॉबर्ट्स को बहुत धचका पहुंचेगा, तो वो जो है नहीं होगा। तो मैं अमूमन ये करती हूँ कि मैंने कोई बात करनी हो तो मैं 3-4 दिन पहले से बोलना शुरू कर देती हूँ कि मेहरबानी फरमाएं, फलाना वक्त मुझे दरकार है आप लोगों से, और उसमें अगर आप लोग मुझे आधा घंटा अनायत करेंगे तो मैं आप लोगों की बहुत सदर ममनून हुसैन हो जाऊंगी। तो वो उसमें वो हो जाता है। इसमें बहुत मजे की बात है, मेरे पेरेंट्स को कोई ग्रीन जोन फिलोसफी का नहीं पता था। मेरे फादर जो हैं वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और मेरी वालदा हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। तो मैं अकलौती औलाद हूँ उनकी, लेकिन फिर भी मेरी मदर काफी स्ट्रिक्ट पेरेंट है। मेरे फादर उतने ही नरम वालिद हैं। तो मेरे घर में अलबत्ता ये था कि लंच पे हम तीनों इकट्ठे बैठा करते थे, लेकिन उसमें भी कभी मेरे वालिद, हालांकि मैं उसी वक्त स्कूल से आई होती थी, तो कभी वो नहीं पूछते थे आपका स्कूल कैसा रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं सुकून से बैठकर खाना खाती थी, वो भी अपना खाना खाते थे, अम्मी भी अपना खाना। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कभी कोई ऐसी बात की हो, मतलब ज्यादा यही होता था कि फला आज खाना अच्छा पका है नहीं पका, ठंडा पानी चाहिए, रोटी कैसी है। यस, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जी नरेंद्र जी। आप कहते हैं ना कि हम इकट्ठे बैठ जाते थे तो खाना खाते थे, कोई क्वेश्चन नहीं होता था। मुझे याद है कि मैं जब थी 10-11 साल या 12-14 तक, अभी मैं जब स्कूल से आती थी ना तो हमारा घर ऐसे ऊपर से ढलान थी, ऐसे नीचे पे जाना, और मैंने ना ऊपर से भागते आना और आके आते ही बताना आज वो हुआ स्कूल में, आज वो हुआ, आज वो हुआ। अगर मैं किसी दिन नहीं बताती थी ना तो मेरे मदर कहते थे, मेरे सिस्टर्स हस्बैंड कहते थे कि आज कोई गड़बड़ है, ये बीमार है, ठीक नहीं है कोई बात। उन्होंने अपने आप पूछना आज क्या हुआ, तूने बताया नहीं। तो पता नहीं, मुझे तो ये अब भी मैं कुछ भी बाहर जाऊँ स्पेशल जो हुआ सबको आप अपने आप बताती हूँ आके ये हुआ ये हुआ। अब मैं बताया करती थी, लेकिन मैं खाना खा के सो जाया करती थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मुल्तान अपनी गर्मी के लिए मशहूर है। तो जब हम 2:30-3 बजे आते थे तो हफे पफे होते थे तीनों, तो हम तीनों को लगी होती थी कि खाना खाएं, पानी पिए और सो जाए। तो मैं सो जाया करती थी, और उसके बाद फिर मैं शाम को उठ के अपने वालदैन को अपनी रोदात सुनाती थी। लेकिन तो था, हम सब अपनी मर्जी से करते थे, जिसने जिस वक्त डिनर करना है वो अपनी मर्जी से डिनर कर सकता था। और अमूमन डिनर में मैं देखती थी कि डाइनिंग टेबल पे जो मेरे वालिद या वालदा बैठे होते थे वो खुद भी किताब पढ़ रहे होते थे, कोई अखबार पढ़ रहे होते थे, और मुझे भी किताब पढ़ने की उस वक्त इजाजत थी, कभी मुझे नहीं मना किया। लेकिन बहुत स्ट्रेंज बात है कि हफ्ते का दिन मेरे वालिद ने मुकर्रर किया हुआ था, शाम की चाय उन्होंने रखी हुई थी। सर्दियों में चाय होती थी, गर्मियों में आइसक्रीम होती थी। तो हम अपने लॉन में बैठते थे और फिर हम आपस में, जो हम लोगों को आपस में एक दूसरे से कोई ट्रबल्स होती थी वो हम डिस्कस करते थे। उसका ये फायदा होता था कि हफ्ते का दिन वैसे छुट्टी होती थी, आप रिलैक्स होते थे, अगले दिन भी छुट्टी होती है, आप रिलैक्स होते, तो आप को एक एक्साइटमेंट होती है, अच्छा चाय के साथ समोसे पकौड़े जलेबी है तो चलो उसकी भी एक्साइटमेंट में। जैसे उस्मा ने कहा कि मैंने तो अभी जाना है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो नहीं भी टाइम और आप नहीं भी बात करना चाह रहे तो आप उसकी एक्साइटमेंट में उस जगह तक आ जाते हैं कि अच्छा चलो आप ये खाने आ गए, आइसक्रीम खाने आ गए। तो जब बच्चा एक दफा आपके साथ बैठ जाएगा और एक खुशगवार माहौल में बैठेगा, उसको अपने लिए कोई सजा नहीं समझेगा, तो आप उससे बात कर सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं ना, आपने कहा कि मैं आके स्कूल से सारी बातें, कुछ बातें होती हैं जो बच्चों को सिबलिंग्स से कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ शिकायतें बच्चों को माँ से होती हैं, कुछ शिकायतें बच्चों को वालिद से होती हैं। तो इस मीटिंग में आप वो सब डिस्कस कर सकते हैं, और मेरे लिए तो वो बहुत एक्साइटिंग होती थी। उसमें इसमें जगह और माहौल के साथ जो दो चीजें और बहुत अहम है वालदैन के लिए, वो अल्फाज का चुनाव है और चेहरे के तासुरात हैं।
वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अमूमन हम वालिदैन जो होते हैं वो बहुत उन सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं बच्चों से बात करते वक्त। इन अल्फाज को डॉक्टर साहब रेड जोन अल्फाज कहते हैं। इसमें जो वालिदैन को जब गुस्सा आता है तो या उस वक्त ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बच्चों से ऐसे बात करते हैं जैसे हम ऑर्डर पास कर रहे हैं या जजमेंट हम उनको दे रहे हैं। और तीसरी चीज जो बहुत कॉमन है वो मतलब हम लोगों के कल्चर में काफी ज्यादा कॉमन है, वो है कंपैरिजन। हमारे मामू के बेटे ने इतना नंबर ले लिए, चाचे के बेटी ने ये कर दिया, तुम्हारे इससे इतने कम नंबर है। ये तीनों जो चीजें हैं वो रेड जोन्स पेरेंट्स के हवाले से समझी जाती हैं। कि जो रेड जोन फैमिलीज हैं, या तो उसमें जैसे ये आपके सामने है कि पेरेंट्स जो है वो कांस्टेंट फाइट कर रहे होते हैं, या बच्चे को इस तरह से जज कर रहे होते हैं, उसको इस तरह के ऑर्डर पास कर रहे होते हैं कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जो येलो जोन फैमिलीज हैं उसमें क्योंकि कुछ ना कुछ सरफेस के नीचे चल रहा है, कुछ टेंशन है, माँ का मुंह उधर है, बाप का मुंह उधर है, भाई का मुंह उधर है, तो वो बच्चे जो येलो जोन्स में और रेड जोन्स में आते हैं, एक तो उनको अपने पे एतमाद नहीं होता, दूसरा जो सबसे बड़ा होता है कि बच्चों को पैनिक अटैक्स होते हैं। हमारे यहाँ अमूमन पैनिक अटैक को समझा जाता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन पैनिक अटैक जिस वक्त आपको हो रहा होता है किसी को भी, तो ये ऐसे हो रहा होता है कि उसके लिए उसकी दुनिया खत्म हो रही होती है। और ये इन दोनों फैमिलीज के बच्चे यूजुअली दे गो थ्रू द chronic attacks of panic, और उनको उससे और sometimes they find it hard to maintain their relationships। तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं कि ये सबसे अच्छी कैटेगरी है, जिसमें वालिदैन बच्चे से अच्छी तरह बात कर रहे हैं, उनको पॉजिटिव रोल मॉडल्स दे रहे हैं, वो ग्रीन जोन फैमिलीज है, जिसमें वालिदैन अपने अल्फाज पे, जज्बात पे काबू रख रहे हैं। ये मैंने अभी आपसे यही बात करी थी कि एक तो हमने टाइम का तयन किया, दूसरा हमने अपने अल्फाज का तयन करना है। जो लफ्ज हम बोल रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि हमें हर वक्त ये सिखाया जाता था कि पहले तोलो फिर बोलो, कि ऐसे नहीं कि जो मुंह में आया उठा के आपने दूसरे के ऊपर फेंक दिया। तो आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन वालिदैन जब बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत रेड जोन अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये लाजमी करना है, यू शुड डू इट, यू मस्ट डू इट, यू हैव टू डू इट, या तुम बिल्कुल कर ही नहीं सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा जो एक वर्बल अब्यूज है या गाली है, ये सारी चीजें रेड जोन है, रेड जोन की एक्सट्रीम मारपीट है, और ये सारी चीजें रेड जोन्स में आती हैं। इन चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि जब बच्चे ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो वालिदैन, जब हम बच्चों से ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, जजमेंट देते हैं, तो फिर हम बच्चों से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो हमारी बात सुने। आप एक दफा तो इस तरह की बात सुना सकते हैं, 2 दफा सुना सकते हैं, टीन एज में आप नहीं सुना सकते। फिर हम टीन एजर्स को कहते हैं ये बदतमीजी कर रहे हैं, और फिर जब टीन एजर्स वापसी में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि उन्होंने इस तरह से हमारे से बात की, सख्त लहजे में बात की, सख्त अल्फाज का चुनाव किया। अगर वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे उनकी बात सुने या समझें, तो उनको चाहिए कि वो इन अल्फाज से अवॉइड करें। बच्चे और वालिदैन के दरमियान अच्छे रिलेशनशिप की बुनियाद इस एतमाद पर रखी जाती है कि दोनों अतराफ एक दूसरे की बात को खुले दिलो दिमाग से सुनेंगे और एक दूसरे को जज करने की बजाय एक दूसरे की मुश्किल, परेशानी और जज्बात को समझेंगे, एक दूसरे की राय का एहतराम करेंगे, और बातचीत को बातचीत होना चाहिए, उसको जजमेंट नहीं बनना चाहिए। आपको अपनी बातचीत में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे मेरे वालिद मेरे नाम को सारा की जगह प्यार से सारू कहते थे, तो वो जैसे ही आवाज लगाते थे सारू, तो मुझे पता चल जाता था कि अब्बा बहुत प्यार से बुला रहे। मेरी अम्मी मुझे एक नाम से बुलाती थी
और मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती थी उस वक्त तो, और मैं दुआ मांगा करती थी कि ये कोई और ना सुन ले। वो मुझे कहती थी भाग भरी, और जब वो भाग भरी कहती थी तो मैं इतनी चिढ़ती थी, मैं कह रही आपको सारी वोकैबुलरी में सिर्फ एक यही नाम मिला है मुझे भाग भरी कहने को। लेकिन वो एक इंडिकेशन जाता था कि प्यार से बुलाया जा रहा है। मैं अपने बच्चों को जब मुझे बहुत प्यार आता है तो मैं कहती हूँ बच्चा, तो उनको फौरन पता चल जाता है कि अम्मा को प्यार आ रहा है, तो वो आकर मुझे हग करेंगे और किस करेंगे। और जब मैं सख्ती से बुलाती हूँ तो उसका भी एक खास लहजा होता है, तो उनको पता चल जाता है कि अब कुछ रॉन्ग हो गया। लेकिन वो जो प्यार के लफ्ज होते हैं, जैसे मुझे याद है मेरे जो नानी होती थी वो कहा करती थी शहजादी, या उनके बेटे आते थे तो कहती थी मेरे शहजादे आ गए हैं। तो ये प्यार के, अगर आप बच्चों को आप हर वक्त इस तरह से सख्ती से बात करेंगे तो वो क्यों आपकी बात सुनेंगे? वो तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप ये तो प्यार के बुलाने के अल्फाज हैं। अगर आपसे वो बात करें या आपने उनको कुछ काम का भी कहना है तो आप कह सकते हैं इफ यू वुड लाइक टू डू इट, लव टू, मे नॉट, इफ यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू इट। आप इस तरह से, मतलब वो कहते हैं ना कि आपने गोली मारनी है, उसको जरा शहद में लपेट के मार लें तो दूसरे को वो गोली चली तो जाएगी, लेकिन वो जो है मीठे के साथ से जाएगी। दो अल्फाज को इधर लगा दें, दो अल्फाज को इधर लगा दें, तो कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि यही हम ही जब बाहर जाते हैं, अगर हम किसी को इस तरह से, जैसे हम अपने बच्चों से बात करते हैं, इसी तरह से पत्थर उठाकर हम अपने ऑफिस में मारें तो वो अगले दिन हमें कहेंगे आप घर जाए, आपकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो वो खुश इखलाकी जो अपने घर वालों के काम ना आ सके, वो किसी काम की खुश इखलाकी नहीं है। तो ये चीजों से माना करते हैं अमूमन डॉक्टर साहब। और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज वो कहते हैं और हम सीखते भी हैं, वो ये है कि टू ट्रीट योर चाइल्ड एज लाइक एन एडल्ट, कि आप अपने बच्चे को अपनी सतह पर रख कर बात करें। ये नहीं कि मैं अगर 40 या 50 साल की हूँ तो तुम तो बहुत छोटे हो, तो तुम मेरे से क्योंकि उम्र में छोटे हो इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करी। हमें उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बड़े मजे का एक वाकया सुनाया कि वो अपनी नानी के पास लाहौर जाया करते थे। तो नानी उनको, क्योंकि गर्मी होती है लाहौर में भी, तो उनको लेकर बाहर शरबत पिलाने जाती थी। तो वो कहते हैं कि वो पूछा करती थी आपने कौन सा इसमें से शरबत पीना है, लाल, ग्रीन, ऑरेंज, कौन सा ग्लास लेना है, बर्फ डालनी है या नहीं डालनी। मतलब ये बहुत छोटी सी बात है, आप लेके बच्चे को दे दे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो बच्चे के दिल में रह जाता है कि देखिए इन्होंने मेरी राय पूछी है, मेरी राय का एहतराम किया है। तो अगर आप अपने बच्चे की राय का एहतराम करेंगे, उनके इमोशंस, प्राइवेसी का एहतराम करेंगे, तो वो भी आपका एहतराम करेंगे। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे वालिदैन कभी मेरे कमरे में नॉक किए बगैर दाखिल नहीं हुए। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मेरे कमरे में कोई मेरी वालदा या वालिद नॉक किए बगैर दाखिल हुए। वो पहले नॉक करते थे और फिर अंदर आते थे, चाहे उसके दरमियान में सेकंड्स का ही फर्क हो लेकिन नॉक जरूर करते थे। तो बच्चों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं जो रेड लाइंस हैं हमारी, कि रूल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने बच्चे को उसकी चॉइसेस बनाने दें। मैं अभी भी पाकिस्तान जाती हूँ या जब मैं पाकिस्तान में रहती थी, मैं अपने बच्चों को कभी किसी को नहीं कहती थी ये फलाना तुम्हारा मामू है, ये फलाना तुम्हारा चाचा है, इसको जाके हक करो। अगर उनका दिल चाहता है वो उससे हाथ मिलाएं, हक करें, नहीं दिल चाहता मत करें, ये उनका जिस्म है। दे हैव टू मेक देयर चॉइसेस। मैं माओ को देख रही होती हूँ, वो कहते हैं नहीं, वो पकड़ पकड़ के बच्चों को कह रही होती है नहीं इसको हक करो। इट्स नॉट आवर बॉडीज, हमने पैदा जरूर किया है लेकिन ये हमारे जिस्म नहीं है। उनको अपने जिस्म पे इख्तियार है।
आप जब अपने बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं अच्छे तरीके से करें। अपने दूसरा, बहुत हम बच्चों को आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, शेयर करना है, शेयर करना है। 5 साल के बच्चे को नहीं है शेयरिंग करनी भाई, उसने नहीं शेयर करना। खुदा के लिए ये अजीब ही कॉन्सेप्ट है। आप अपने बच्चे को डोनेशन का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, देने का, गिविंग अवे का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। ये क्या बात है कि ये 2 कुकीज हैं तुम्हारे पास, इसमें से एक कुकी तुमने लाजमन, और मेरे पास तो 2 चॉकलेट्स हो, मैं कभी भी किसी को ना दूं, दोनों खुद खा जाऊं। तो आप 5 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप, ये बेटे मैंने तुम्हें 2 चॉकलेट्स दिए, एक उसको दे दो, वो तुम्हारी फ्रेंड है। वो शेयर तो कर लेगा लेकिन उसके दिल में आपके लिए ग्रज रह जाएगा। बच्चे मिस, हम एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान खता का पुतला है। बच्चे, हम जब मिस्टेक बनाते तो हम कहते हैं ओ आई एम सॉरी, बात खत्म हो जाती है। बच्चा जब मिस्टेक बनाता है, ओ हफ्ता हम लेक्चर देते रहते हैं, फलाने वक्त पे तुमने ये किया, उसकी वजह से ये, साल बाद भी 5वीं 8वीं क्लास में 5वीं क्लास के ग्रेड डिस्कस कर रहे होते हैं। वो बच्चे यूनिवर्सिटी चला गया, उसको बता रहे होते हैं, ओ जब तुम आते थे तो तुम कपड़े वहां फेंक देते थे, जूते वहां फेंक देते थे, फलानी चीज यूं कर देते। जैसे जब हम खुद बच्चे थे तो बहुत हम कोई फरिश्ते थे और हमने तो अपने माँ बाप को कभी तंग किया ही नहीं था। तो ये बहुत है, गलत बात है। आपने, उन्होंने मिस्टेक बनाई है, हो गया, आप उसको ग्रेसफुली भी बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है बच्चे को ह्यूमिलेट करे, उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, ये बहुत गलत बात है, ग्रज दिल में रह जाता है। दूसरा ये कि आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें, एतमाद करें। अगर वो आकर आपको बताता है कि फलाने ने मुझे गलत जगह पे टच किया, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो तो तुम्हारा कजिन है, या वो तुम्हारा मामू है, या तुम्हारा चाचू है, तो वो तुम्हें टच नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। आपको अपने बच्चे पे एतमाद करना है, उसका साथ देना है। आप अपने बच्चे की माँ है, आप उन लोगों के लिए बाद में है जो कुछ भी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपने बच्चे की प्राइवेसी का एहतराम करें। हम अमूमन देखते हैं ये बहुत बड़ी रेड लाइन है, अक्सर पेरेंट्स इस रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, प्राइवेसी वाली। प्राइवेसी का मतलब ये नहीं है कि ओ अच्छा मैं आपको शायद मना करी हूँ, आप ईमेल ना देखें, ये ना कर, वो तो आपसे किसी ना किसी तरह छुपा लेंगे, वो आपसे एक स्टेप अहेड है इसमें। प्राइवेसी का मतलब ये है कि आपके और उनके दरमियान में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपके और उनके दरमियान में है। हम देखते हैं कि वालिदैन जाकर सारे लोगों को बता रहे होते हैं, पूरे खानदान में बच्चा डिस्कस हो रहा होता है, ये सब्जी नहीं खाता, ये रोटी नहीं खाता, ये तो मुझे बहुत तंग करता है, ये रात को सोता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है। ये बहुत बड़ी रेड लाइन है। आपने एक दफा बतौर माँ, बतौर वालिद ये रेड लाइन क्रॉस कर ली, आपका बच्चा आप पे कभी इत्मीनान नहीं करेगा दोबारा। Never discuss your children with other people. Never discuss your children with relatives, with friends. क्या हो रहा है ये आपके और उसके दरमियान में है। अगर वो यही बात आपकी चीजें जाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करने लग जाए, आपको कितना बुरा लगेगा। मैं 3री में थी और मेरी वालदा मुझे लेकर मेरी नानी के घर गई हुई थी, तो सब बैठे हुए थे, गर्मियों के दिन थे, सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहीं अब मेरी खाला मामू के सामने कहा कि ये जो है ना हर वक्त हमसायों के घर होती है उनके और पढ़ती नहीं है। तो उसके बाद साजिर मेरे ऊपर कोई इतनी लंबी डिस्कशन नहीं हुई, बस ये छोटी सी एक डिस्कशन हुई कि भाई बेटे आपको पढ़ना चाहिए और ये, और साथ में कहीं उन्होंने, मेरी खाला ने अपने बच्चों को कहा कि देखो मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, इन्होंने तो सारे टेबल्स याद किए हुए हैं, तो सारा को तो नहीं टेबल याद। इस तरह की कोई बात हुई। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड वाकया है। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया बहुत कम माएँ कर सकती। ये मेरी वालदा का एक आइसोलेटेड वाकया है जो मैं आपको बता रही हूँ।
तीसरी में थी और मैंने छठी तक अपनी वालदा से बातें मैं नहीं शेयर करती थी। 6th क्लास में उन्होंने, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे नेविगेट किया इसको कि मेरे से फलाने वक्त पे ये गलती हुई। शी केम टू माई रूम, शी अपोलोजाइज्ड कि मेरे से गलती हुई और आइंदा मैं तुम्हारी बात कभी किसी से नहीं करूंगी। और उसके बाद मेरे और उनके सफारती ताल्लुकात बहाल हुए। दिस इज अ वेरी डेंजरस रेड लाइंस। अमूमन पेरेंट्स इसको क्रॉस करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। सारा, यहाँ मैं थोड़ा से क्वेश्चंस लेना चाहूंगी, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर किसी का कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, मेरा तो है ही, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ से दिल आने शुरू हो गए हैं। जो आपने बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, इसलिए दिल आ रहे हैं। जो सारा जो बात हुई है कंपैरिजन की, और अभी आपने पीछे भी बात की थी, तो मुझे किसी ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि अगर तुम्हें कोई कहे कि वो जो फलाने की बीवी है वो बड़ी अच्छी कुकिंग करती है, या बच्चा ही तुम्हें आके कहे कि वो आंटी, ओ माय गॉड, वो आंटी जिस तरह ड्रेसअप होती है, आप क्या हैं, या उन आंटी के हाथ का खाना या उनका घर कितना अच्छा सेटल होता है, तो मेरे खुद बेखुद दिल में उससे एक जेलसी सी आ जाती है, और मैं वो एक इनसिक्योरिटी सी भी आ जाती है। तो मेरा ख्याल है जो हम लोगों को हमेशा बच्चे की जगह पे खुद को रख के देखना चाहिए कि हाँ, एज एन इंडिविजुअल, एक इंसान वो क्या सोचते हैं, हम नहीं सोचते। जैसे सारा ने कहा, बहुत सी चीजें हमारी मोनोलॉग ही चल रही होती हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो काफी सारे हैंड रेज हुए। आई थिंक संगीता फर्स्ट, देन जुब्दा, देन शांता जी। It's a beautiful session going on. It's the topic जो हमारा है बहुत ही like अजीज है मेरे दिल से। और जिस तरह से आप बता रही हो संगीता, आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज कट रही है। शेयर करो। और मैं मेरे बच्चे को बोलती थी, आप एक आ जाए। संगीता, आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए, आपकी आवाज कट रही है। तो अभी मुझे ये ख्याल आ रहा है कि लेटर ऑन आई लर्न। कैमरा बंद कर दूं मैं? कैमरा बंद है? अच्छा, ओके। या चिल्ड्रन नीड टू हैव देयर ओन, like I possess something. वो जो एक एहसास होता है कि ये चीज मेरी है, इट बिलोंग्स टू मी। तो हमारे ऊपर जो पगड़ा होता है कि हमारे पास जो भी ये देते जाओ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है जैसे हम बड़े बड़े हो जाते हैं तभी। नथिंग स्पेशली in women's case, everything belongs to someone else. And unconsciously देना ही जिंदगी है। तो thank you for sharing this thought. It's really important. I experienced that a lot. And it's very important. Let children make them feel it's yours. It's yours. It's your world. थैंक यू संगीता। थैंक यू जी जुब्दा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं सारा का थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो छेड़ा और हमें बहुत कुछ बताया। और रह गई सबसे बड़ी बात कि मैं समझती हूँ कि मैं अपने सारा बात कर रही थी डाइनिंग टेबल की, वो अपनी सारी वो कि लंच के वक्त हम कैसे बात करते थे, लेकिन हमारा ये था कि लंच के वक्त हम लोग सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। अम्मी भी ऑफिस से उठ के आ जाती थी, खाना खा के उसके बाद जब फ्री हो जाते थे, बाद में मेरी एक आदत थी, मैं भी स्कूल कॉलेज से आके ना अपने अब्बू को सब बातें बताया करती थी।
अबू जान ये हुआ तो पता ये हुआ तो पता ये हुआ, तो मेरी तो पता जो था ना वो मेरा एक ऐसा जुमला था कि मुझे हर बात में तो पता कहती थी। तो वो मैं सोच रही हूँ कि हमारा वो वक्त इतना अच्छा और खूबसूरत गुजर गया, लेकिन जब से यहाँ कनाडा में आके मुझे काफी डिफिकल्टी हुई है इस मामले में। लेकिन डॉक्टर खालिद सुहेल के जब से मैंने वो सेशन लिए हैं 2, उससे मुझे काफी कह लो कि मैं मेंटली तौर पर ना अपने आप को मैंने खुद को ठीक किया पहले मैंने खुद को ठीक किया और आज भी मैं आपकी सारा बात सुन रही हूँ और मुझे बहुत कुछ मैं अपने आप में सोच भी रही हूँ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये एटीट्यूड रखना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए। हाँ, आते ही बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो वो मैंने खुद को देख रही हूँ और खुद को कह रही हूँ कि मैंने खुद को सही कैसे करना है। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया आपने कि हम इस उम्र में भी सीख रहे हैं, क्या करें नहीं, बल्कि अगर आप वेट करेंगे तो बच्चे जो होते हैं बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं अपनी मिसाल से मैं कभी नहीं पूछती तुम आपके साथ क्या हुआ आज, कैसा दिन गुजरा। तो जब वो शाम हो जाती है तो वो खुद ही जहाँ पे मैं मौजूद होती हूँ वो खुद ही आकर बता देते हैं आज ऐसा दिन गुजरा, आज फलाने ने ये कहा, मैंने ये कहा। तो जब तक रात होती है तो मैं उन दोनों में से किसी एक ना एक के आगे हाथ जोड़ी होती हूँ कि अल्लाह का वास्ता है आप चुप कर जाओ मैंने सारी स्टोरी सुन ली है और 2-3 दफा सुन चुकी हूँ। तो वो थोड़ा सा अगर आप किसी के एहसास को देखें तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड, बच्चे दे रिस्पॉन्ड अमेजिंगली। और मेरा ये हिसाब होता है कि मैं जो भी कुकिंग करती हूँ हमेशा अपनी बच्ची के हिसाब से करती हूँ कि उसने जो खाना है मैं भी वही खा लेती हूँ। मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। आज मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊं, वो मूंग मसूर की दाल उसे बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो आज वो बना लेती हूँ, तो वो रोटी के साथ खा लेगी। 2 दिन मैंने उसके लिए बिरयानी बना दी थी, वो 2 दिन खूब शौक से उसने बिरयानी खा ली। और मेरा सिर्फ यही होता है कि मैं तो खा लेती हूँ सब चीजें, वो चीजें गिनी चुनी खाती है, इसलिए मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ता है कि चल बच्चे ने खानी है, वो खुश हो जाएगी। सही है, बिल्कुल। थैंक यू सुप्ता। शांता जी इज नेक्स्ट एंड देन प्रभा एंड गीता जी, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? ना, ये लोग बोले उसके बाद बोलूंगी। ठीक है जी शांता जी। Sarah, it's a really nice refresher, like refreshing course for me, I feel. मेरी भी एक ही बेटी है, आपके जैसे ओनली चाइल्ड। तो मुझे बचपन से जब वो पैदा हुई आई वॉज वेरी कॉन्शियस कि मैं उसको बहुत स्पॉइल नहीं करूं। सब बोलते थे अरे एक ही लड़की है, स्पॉइल करोगी स्पॉइल, लेकिन उसको मैंने इतना प्यार दिया, जो भी चाहिए दिया, लेकिन वी ट्रीटेड हर एज एन एडल्ट। हम लोग जब कनाडा आए, जब नया घर लेना था, हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने उसकी ओपिनियन ली। What do you think about this house? What color do you want? No, included her in every aspect of the thing as if she is a family member. She is also like us. तो उसको वो अभी भी इतना ही, अभी बड़ी होगी, उसको 13 साल का लड़का है, वो भी वैसे ही ट्रीट करती है अपने बच्चे के साथ। तो she like this is what you are trying to say कि बच्चों को रिस्पेक्ट देना। डांटती थी मैं उसको, डांटती भी थी, जब ये मार भी खाई है उसने मेरे से, लेकिन हाँ, लेकिन जब किसी डिसीजन लेना होता है, कहीं वेकेशन जाना होता है, तो उससे पूछते थे व्हाट इज योर ओपिनियन। अभी मेरे सन इन लॉ एंड्रू और रश्मि दोनों सेम करते हैं, बच्चे से ओपिनियन लेते हैं, गाड़ी लेनी हो, घर लेना हो, सब में हिज ओपिनियन। और वो तो अभी 13 साल का ही रिसर्च करके बोलता है ये गाड़ी अच्छी है, वो गाड़ी अच्छी नहीं है। ही डज दैट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड फैमिली। दिस उनके घर में वो लोग क्या करते हैं, एवरीडे डिनर टाइम दे सिट, whatever is cooked everybody has to try whether they like it or not. मेरे बेटी का रूल है वो, you may not like, that's fine, तो टेस्ट तो करना है, मैंने एफर्ट किया, मैंने बनाया है, इसके लिए लेना है। और that they respect that, everybody that respects it। तीनों जन हम लोग भी जब जाते हैं, खाते हैं और बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बात करते हैं, माहौल अच्छा रहता है, एक साथ बैठ के फैमिली टाइम जो होता है। उनको ग्रीन जोन का मालूम नहीं है, तो लेकिन मेरी बेटी के साथ आई एम यूजिंग इट ग्रीन। वो जब फोन करके गुस्सा करती है, मैं सुनती रहती हूँ, फिर वो चली जाती है, थोड़ी देर बाद फोन करती है, आई एम सॉरी माँ, आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट द वर्क, दैट्स व्हाई आई डिड। सो मुझे पता चलता है वो ग्रीन जोन की तरफ आ रही है।
I don't discuss with her when somebody is very angry. उस समय discuss करने से वो सुलझ नहीं सकती है वो बात तक. Thank you very much. It's very nice. Thank you. थैंक यू फॉर शेयरिंग शांता जी. मेरे चचा से मैंने एक चीज सीखी थी. जब मेरी कजन 2-2.5 साल की थी, हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते थे, मेरे चचा सबसे पहले उसके आगे मेन्यू कार्ड रखते थे. वो कहते थे कि नहीं, ट्रीट हर एज अ पर्सन. उसे नहीं समझ है कुछ भी, दैट्स ओके, लेकिन वो देख रही कि हर एक के पास एक कार है तो मेरे पास क्यों नहीं. मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने वहां से सीखा था उनसे. जी. प्रभा जी, यू आर नेक्स्ट एंड देन गीता जी. अनम्यूट कर लीजिए. देखिए, ये जो मीटिंग्स चल रही हैं, इन मीटिंग्स में मैं थोड़ी अपनी पीछे की जिंदगी में चली गई, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो 2000 के बाद का कह रहे हो, और हम लोग जो है 1953 के पैदाइश हैं. तो हमारे सामने तो अब तीसरा युग चल रहा है. अब हमारे पोती की शादी होने वाली है. अब हमने 2-3 तीसरा, अगर वो पोती के भी बच्चा अभी हो जाएगा तो हमारा चौथा युग शुरू हो जाएगा. तो हमने वो सब देखा है, कंचे खेलना, पिट्ठू खेलना, टायर चलाना, लगनी टांग खेलना, स्टापू खेलना, लालटेन चलाना, साइकिल चलाना, और पता नहीं क्या क्या, वो जो हमने चीजें देखी, तख्ती पे पढ़ाई करना. और अब जो है, अब हम कंप्यूटर भी चलाते हैं, क्योंकि हम जमाने के साथ ही साथ चलते रहे अकॉर्डिंग टू एजुकेशन. बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन लाइन में सब कुछ साथ ही साथ चलते चलते यहाँ तक आ गई. लेकिन मैं जो आपको बात कहना चाहती हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है. मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज शादी से पहले की तो बात दूसरी है. मैंने पढ़ाई करी, जो भी करा, ग्रेजुएशन किया. शादी होते ही मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि मेरे दिल में प्रॉब्लम था तो मैं बेहोश होना शुरू हो गई थी. मेरे बच्चे उसी में हुए हैं पैदा, दोनों बच्चे. और मैंने उन लोगों को, बच्चों को मैं क्या पालूं, मुझे तो मेरे बच्चों ने पाला है बहन, मैं क्या बोलूं. मेरी ऐसी परिस्थितियां होती थी, बेहोश हो जाती थी. जॉइंट फैमिली में थे, मेरी सास या कोई और ननद डांटने को आती थी तो मुझे बचाने को आते थे बच्चे. कहते थे अब मम्मा की तो गलती नहीं है, ये तो ऐसी हुआ था, ये तो वैसे हुआ था. कहानियां बना बना के मुझे बचा के ले जाते थे. अब मैं उनको क्या सिखाऊं, वो मुझे पालते थे बच्चे. अब जब वो शादी, बच्चों की शादियां मैंने कर दी, और उसके बाद धीरे धीरे मेरा दिल का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व होने लगा. शायद मेरे दिल में कहीं था, मैं कहीं मर ना जाऊं, कहीं बच्चों को कुछ हो ना जाए. आज की बात बता रही हूँ, लड़की की मेरी शादी होगी, लड़की की शादी होने वाली है, लेकिन जो मेरा बेटा है उसकी कोई औलाद नहीं है. तो यहाँ पर आके मैं कई बार उसको कहती हूँ, बेटा मुझे कई बार ऐसा लगता है कि तुम मेरे पापा हो और हम तुम्हारे बच्चे हैं. जिस तरीके से वो हमें पालता है, जिस तरीके से हमें डॉक्टर के पास ले जाएगा, इस चीज को मत छू मम्मा, आप कोरोना ना हो जाए, दरवाजा खुलेगा तो अंदर लेकर जाएगा, ये सब करेगा. मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वी आर नॉट फिट पेरेंट, दे आर फिट चिल्ड्रन. तो मैं कुछ, आप अगर कहें तो 2 लाइनें पढ़ना चाहती हूँ, कविता की. जरूर. इम्तिहान है ये, इम्तिहान के बारे में है. बच्चों के लिए मैंने कविता लिखी थी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये कविता भी. इम्तिहान है इस कविता का नाम. मेरे इम्तिहानों के दिन आ गए हैं, जैसे तूफान बड़े बादल छा गए हैं. सुबह शाम पढ़ना, फिर थक के सोना, सुबह उठकर फिर सब गायब हो जाना. उफ, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है. मुझे तो इम्तिहानों का दस्तूर समझ नहीं आता है. इम्तिहानों की किसने रीत चलाई. मुझे तो अम्मा दादी सब याद आई. डर के मारे कुछ भी याद नहीं होता है. जो भी कुछ पढ़ती हूँ साफ वही होता है. मम्मा और पापा जब आंखें दिखाते हैं, तौबा मेरी तौबा, छक्के छूट जाते हैं. क्या ऐसा नहीं होता था उनके जमाने में? क्या वो नहीं भूल जाते थे अपने जमाने में? इम्तिहानों की किस्ती में घुड़क कर बिठाया, इम्तिहानों की किस्ती में घुड़क कर बैठाया. पार मैं हो जाऊं खुदाया खुदाया, पार मैं हो जाऊं खुदाया खुदाया. तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि अब मैं बच्चों को क्या बोलूं, मुझे तो बच्चे संभालते हैं. प्रभा जी, बहुत समझदार. प्रभा जी, आपने एक तो आपने जो कहा कि आपने हर टॉपिक पे लिखा हुआ है, आप हर दफा प्रूव कर देती हैं कि आपने हर टॉपिक पे लिखा हुआ है. थैंक यू सो मच. जो आपने बात की कि आपके बच्चों ने पाला, तो मेरी फ्रेंड बहुत अटैच थी अपने फादर से. उनके फादर बीमार हुए, उनकी डेथ हो गई, तो इनके बेटे ने अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा.
अब मेरे ख्याल में 12-14 साल हो गए हैं, वो हर फादर्स डे पे अपने बेटे को गिफ्ट देती हैं कि तुमने मुझे उस वक्त ऐसे संभाला जैसे मेरे फादर ने संभाला था। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात, क्योंकि अक्सर हम पेरेंटिंग में दूसरे साइड से देख रहे होते हैं, लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दी है कि आपके बच्चे आपके आगे आके खड़े हुए कि आप पे कोई आंच ना आए और उन्होंने आपको पाला, बड़ी बात है। जी गीता जी, अब हम आपकी तरफ आते हैं। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज जो बताया इन्होंने, इतना सुंदर भाव से बताया, जो ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन। हमारे टाइम में तो हम लोग डांट देते थे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे बोलते थे, सबको ही बोलते थे, सिर्फ हम अकेले नहीं, मोहल्ले भी बोलते थे, भाई तुम किसके साथ मिल रहे हो आजकल, मतलब मोहल्ले ही पहले डांटते थे, उसके बाद माँ बाप डांटते थे। आजकल दिन काल डिफरेंट है, आजकल जो है वो मसला कुछ और है, पर मैंने देखा है सच्ची में बहुत ही शिक्षाप्रद है। आपने जो कुछ बताया बहुत ही, मैं भी देख रही थी मैंने क्या क्या गलती की पालने में और उसको मैं कैसे सुधारूं आगे के लिए, क्योंकि मैं एक चीज जानती हूँ, यदि आप बहुत क्लोज हो किसी को और सच्चे दिल से प्यार करते हो बच्चों में, तो वो खुद ही सब बताते हैं, वो खुद ही फोन में बताते हैं, पास आके बताते हैं। मेरे जो पोते दोते हैं वो मुझे आके बताते हैं, मैं उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रखती हूँ, ना दादी नानी का। कोई दादी नानी नहीं हूँ मैं उनकी बड़े पक्के बड़ी हूँ, मैं उनको बड़ी कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ ताकि वो हमारे साथ जो कुछ वो छिपाते हैं पेरेंट्स से, वो हमारे साथ बांटे, ताकि वो सही रास्ते पे जाए और उनको दुख ना पहुंचे। यही तो हमारी आशा है ना, यही तो हम चाहते हैं ना, एज पेरेंट्स एंड एज ग्रैंड पेरेंट्स, तो यही हम कोशिश करते हैं। और एक बात सही है, जवान संभाल के बहुत जरूरी है। मैं बहुत बकती थी, बहुत डांटती थी, गुस्से में आ जाती थी। मेरा बेटा ने एक दिन मुझे कहा, मम्मी तुम जो कुछ करती हो ना, यदि मैं तुम्हारे बारे में करूं तो कैसा लगेगा। आज जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शिक्षाप्रद है, बहुत अच्छी बात आपने बताया, ताकि पेरेंट्स 2000-2500 ये बात नहीं है, हर बार हमें सोचना चाहिए जो एक इंसान है ये बड़ा हो रहा है, इसकी अब मेरे जो दोता है उसको मैंने गर्लफ्रेंड 2-4 बार बताया, then he told me don't tell this, after that I never told. You have to learn, every step we have to learn how to treat others, how to be good to others, so that वो थूके नहीं हमको, वो हमको अपनाएं। वो तो हमें डिस्कार्ड भी कर सकते हैं ना, उनके तो वो चीज तो है ना, तो ये हमें सोच के करना चाहिए। आज की जो है मजलिस बड़ा अच्छा हुआ, आज का जो मीटिंग इज वेरी गुड, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट। और मैं तो ऐसे साइकोलॉजी में एमए किया है, पर मुझे ये आपका जो 3 जो जोन मुझे अच्छा लगा, आई फील इट शुड बी एडेड टू द कोर्स in the bachelor course or in MA course, because then they will know how to behave with the generation, which is very important to live as a family. Family ठीक रहे तो सब कुछ ठीक है। आप पड़ोस के साथ अच्छे हो, फैमिली के साथ अच्छे नहीं हो तो क्या हो। मेरा जब हस्बैंड का डेथ हुआ, मेरे दोनों बच्चे मुझको इतना किया, मैंने सोचा तो सच्ची में ये लोग तो मुझे देख रहे हैं, तो फिर मुझे क्या देखना है, मेरी ज्वेलरी, मेरा प्रॉपर्टी क्या होगा, क्या लेके जाऊंगी, कुछ भी तो लेके नहीं जाऊंगी। इनका याद मुझे सताएगा यदि मैं इंडिया में रही, तो मैं इसलिए आई हूँ, वहां पे मेरा कोई नहीं है, पर यहाँ पे मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए करती हूँ ताकि मैं भी खुश रहूं और वो भी खुश रहे। तो बड़े खुशी से चल रहा है। कभी कभी बच्चे डांटते भी हैं, कभी गलत बात कर दिया गुस्से में, मम्मी ये क्यों किया, ये ऐसा नहीं करते। मुझे तो नए तौर से सीखना पड़ रहा है ना, यहाँ पे कनाडा में नए तौर से मुझे कई चीजें सीखना पड़ रहा है। मैं 4 बार आई हूँ, दिस इज माय 4th विजिट, फिर भी मुझे सीखना पड़ रहा है। अब मैं आज कई उर्दू बातें आपने बीच में बोला, उसकी मीनिंग भी मैंने साथ साथ लिख लिया, क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ। हर घड़ी में सीखो और खुशहाल जिंदगी जियो, यही मेरा मकसद है और कुछ नहीं। साथ में क्या ले जाना है, कुछ भी नहीं जाएगा, वही जाएगा जिसको हमें हरदम याद रखना चाहिए, जिनकी बदौलत हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खा रहे, हम दुनिया देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं। ये इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा खुशी कुछ है ही नहीं।
स्वर्ग यही है, नरक यही है। हमें सोचना चाहिए हम कैसे ये ठीक है, जवान संभाल के तो बिल्कुल ही मैं समझ गई। थैंक यू। बहुत खूबसूरत गीता जी, बहुत खूबसूरत। सारा जितना डर रही थी ना, तो मेरे ख्याल में सारा आपको फीडबैक तो मिल ही रहा है साथ के साथ, ठीक है। और मीता जी हमारे पास एक और रोल मॉडल मदर है, एंड आई एम ग्लैड कि मीता जी को, मुझे पता है शी इज बिजी टुनाइट, बट उन्होंने स्पेशली टाइम निकाला है। जी Thank मीता you. जी। Thank you. First of all, thank you, Malton Women Council. And thank you, Dr. Khalid Suhail. And thank you, beautiful Sarah. You are not only beautiful, you have such a pleasant countenance कि मन जो है ना वो बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन। Thank you so much. और क्या, तो ये तो सच्चाई है ना, इसको हम मना नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ठीक है, आपकी बातें बहुत वाजिब हैं। और हमने भी डॉक्टर खालिद सुहेल को मैंने पहले भी सुना है 2 बार, और हम सेशन भी किए हैं, तो अब हमें समझ भी काफी कुछ आ रहा है, और ज्यादा एनलाइटमेंट हो रही है चीजों की। क्या है कि पेरेंटिंग जो है ना, हम पेरेंट्स जो होते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। एक्सपेक्टेशन हमें अपने बच्चों से इतना कि पता नहीं हमने पेरेंटिंग करके उनको पाल पोस के क्या महान काम कर दिया। तो अगर इतना ही नहीं महान काम करने का था तो नहीं करते पैदा ना। तो ये बच्चे हमने ही तो पैदा किए हैं, तो फिर उनको पालना हमारी जिम्मेवारी है। वेरी सिंपल, राइट। तो पहले तो हम इस बात को भूल जाएं कि हम बहुत महान हैं, क्योंकि मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है वाले डायलॉग फिल्मों वाले अब बंद कर देने चाहिए, मेरे ख्याल है। दूसरा जो बात है, मैं बिल्कुल, आप सभी के पॉइंट्स बहुत वैलिड है, हम सब बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। बच्चों को रिस्पेक्ट देने की बात, बच्चों से पूछने की बात, कई बार पेरेंट्स को लगता है कि हमें ज्यादा पता है, तो वो बच्चे का हमें नहीं पता होता, तो बच्चे का बच्चे को ही पता होता है, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तीसरी बात कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो पेरेंट भी साथ साथ बड़ा होता है, ठीक है ना। पेरेंट्स ग्रो विद देयर चिल्ड्रन, राइट। तो हमें धीरे धीरे समझ आती है, पेरेंट्स को बहुत चीजों की पहले नहीं पता होता, फिर कई चीजें हमें वो पढ़ के पता लगती है, गलतियां करके। पर हाँ, अगर हम अपनी गलतियों से सबक ले लें तो बहुत अच्छा, नहीं लेते हैं तो फिर हम उसमें ही रहेंगे, रेड एंड येलो। चौथी बात जो मैं अक्सर हमेशा बोलती हूँ कि लोग कहते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि डोंट वरी दैट दे डोंट लिसन टू यू, वरी दैट दे आर वाचिंग यू। तो इतनी इंटेंटली वो हमें वॉच कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। वी थिंक दैट हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बच्चों से बड़ा कुछ छुपा रहे हैं, पर उनका इंस्टिंक्ट हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। दे हैव वेरी स्ट्रांग इंस्टिंक्ट। जितना बच्चा छोटा होता है उसका इंस्टिंक्ट उतना बड़ा होता है, जो मैंने महसूस किया है, क्योंकि उसको फजूल की चीजों का पता तो है नहीं अभी। तो जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है पढ़ाई का, तो कई चीजों में वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर जब छोटा होता है तो उसको बहुत चीजों का एहसास होता है, उसको समझ में आता है कि ये क्या हो क्या रहा है मेरे आसपास। तो बहुत जल्दी वो उसके लिए इतने सेंसिटिवली और इतनी सेंसिबली दोनों चीजें यूज करता है, सेंसिबल भी और सेंसिटिव भी। और ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। थैंक यू, लवली सेशन एंड गॉड ब्लेस यू। और आप डरी क्यों हैं? आप तो यू आर सो स्वीट एंड क्या बात, माशाल्लाह, बहुत खूब। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अरे ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे अभी तक ना वो जो फोर्स शेयरिंग वाली बात है वो समझ नहीं आई। मैं अगर चिप्स का एक पैकेट लेके आती हूँ बड़ा, राइट, तो मैं तो बच्चों से कहती हूँ यार ये तीनों के लिए, अब मैं तीनों के लिए अलग अलग तो नहीं लेके आऊंगी। मेरे बच्चे समझते हैं जिसने सबसे पहले ग्रैब कर दिया उसका हो गया, ठीक है। तो वो तो मैं तो कहूंगी कि यार शेयर करो। और दूसरा ये कि फिर अगर हम उन्हें नहीं कहते तो उन्हें शेयरिंग का कैसे सिखाएं? हमें तो ये कहा जाता है कि बचपन से सिखाई जाती हैं चीजें। अगर बचपन से हम शेयरिंग नहीं सिखाएंगे तो वो कल को शेयर नहीं करेंगे। वो फिर या शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू फरा। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट की हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा
आपसे या डॉक्टर साहब से इस पे थोड़ी सी मैं बात जरूर करूंगी। नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन जो हम बच्चों को शेयरिंग करने का कह रहे हैं वो उस शेयरिंग से बिल्कुल डिफरेंट है जिसकी हम बात करते हैं अडल्टहुड में। अब बच्चे हैं, आप मैंने तो आपको अपनी मिसाल दी है कि मेरे पास 2 चॉकलेट हो तो मैं अभी भी दोनों खा जाऊंगी, मैं तो आपको नहीं दूंगी। तो मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो अगर आप मुझे कहेंगी हाँ मेरी तबीयत खराब हो रही है, ऐसे है, फिर भी मैं फिर तो चले मैं सोच सकती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है यार, तबीयत खराब हो रही थी। अरे अभी आपने जैसे चिप्स की बात की है, तो मैंने यहाँ पाकिस्तान में भी मैं यही करती थी, मैं कभी बड़े पैक की तरफ नहीं जाती थी। हालांकि हम कहते हैं वो बड़ा है, इकोनॉमिकल पड़ेगा, लेकिन एक चीज होती है इमोशनल इकोनॉमी भी आपने देखनी होती है। सिर्फ जेब की इकोनॉमी नहीं होती, एक इमोशनल इकोनॉमी भी होती है। बच्चे जो है ना, आपका बच्चे के साथ रिलेशनशिप एक बैंक है, आप उसमें अपना अच्छे जो काम कर रहे हैं वो आप उनके अंदर डाल रहे हैं। तो जब आप 3 अच्छाई डालते हैं तो आप एक उनसे काम ले सकते हैं। तो मैं हमेशा उस डील, यहाँ कनाडा में आके मुझे पता चला अच्छा डील्स भी होती है कि फूड की डील्स भी होती है तो मैं अब वो देखती हूँ जिसमें अच्छा $5 में 2 आ जाए या $10 में 2 डब्बे आ रहे हैं आइसक्रीम की। मैं आइसक्रीम लाया करती थी, एक ही डब्बा होता था, तो वो एक बंदा खा जाता था, दूसरे को नहीं मिलती थी। तो जो दूसरा होता था वो मुझे कहता है ये अब ये तो सारा ये खा गया है, अब आप इसको डांटे। अब वो मेरा डांटना जो होता है बहुत मुश्किल काम होता है, वो बहुत मुश्किल से डांट रही होती हूँ सोच सोच के कि मुझे क्या 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 कहना है डांटने में। तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं वो डील देखती हूँ जिसमें 2 आइसक्रीम के डब्बे आए, फिर वो जैसे ही मैं डब्बा लाती हूँ मैं उसके ऊपर नाम लिख देती हूँ, ये फलाने का डब्बा है, ये फलाने का डब्बा है। अच्छा, अब ये हुआ है कि काफी सारे लोग शायद कहेंगे कि नहीं बच्चे नहीं इसको रिस्पेक्ट करते, वो रिस्पेक्ट करते, वो दूसरे के डब्बे में से कोई नहीं लेता आइसक्रीम, वो अपने डब्बे में से लेते हैं। हाँ, मैं या हमाद खा जाए उनके डब्बे में से ये अलग बात है और कहें कि नहीं तुमने तो खा ली थी, तो वो हमें क्या पता, हमने तो नहीं खाई, तो वो एक अलग बात है। क्योंकि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम मुझे खुद भी बहुत पसंद है और मैंने बचपन में बहुत अपने अम्मा अब्बा की वाट लगाई हुई है इसके ऊपर। तो मैं तो कभी नहीं, मतलब मुझे ये नहीं पसंद कि आप कॉस्को से बड़ा सा ले आए मैं और वो एक बच्चे रख दे और कहे तुम शेयर कर, वे नहीं समझ सकते। आप मुझे बताएं, आप सूट लेकर आए, नया सूट हो और मैं कहूँ कि मैं मेरे साथ आप ये शेयर कर ले, कभी नहीं शेयर करेंगे इट्स लाइक हाँ, आप बच्चों को गिविंग की पॉलिसी सिखाएं कि ठीक है अगर आपके पास कुछ चीज है और एक्स्ट्रा है आप वो दे सकते हैं। जैसे किताबें हैं, मैं अक्सर अमूमन किताबों पे अपने बच्चों को कहती हूँ कि एक ने पढ़ ली तो वो दूसरे को दे दो, या आपस में वो कपड़े एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, जूते कर लेते हैं, दूसरी चीजें। लेकिन इस तरह की, अब ये तो बहुत ही रेड जोन बात है, आप बच्चे को कहे तुम प्रिंगल्स शेयर कर लो 2 ले आए ना, कुछ नहीं होगा 2 चीजें ले आए, लुक फॉर द डील्स जिसमें 2 आ रही है 3 आ रही है, नहीं तो बस फिर थोड़ा सा जेब ढीला करे ठीक है जी प्रभा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये वाला जो आपने बात उठाई है इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम लोग 3 भाई 3 बहनें हैं। एक भाई मेरा अमेरिका में डॉक्टर है, उसकी बात कर रही हूँ, वो बहुत शरारती था, बहुत लड़ाका था, बदमाश पूरा। जब कोई चीज आए तो सबसे ज्यादा पंगा वही लेता था, झगड़ा उसने डालना है। तो मेरे पापा ने एक काम किया कि पापा उसी को दे देते थे कि डिवाइड तू कर। बड़ा अच्छा डिवाइड होता था क्योंकि जो गुंडा है उसको काम दे दिया कि तुम ही सबको दो, और बड़ी परफेक्टली वो करता था, कोई झगड़ा नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था नहीं, मेरे 2 पोते हैं,
दोनों ही चिप्स खाते हैं रात को। मैं उसके अगेंस्ट में हूँ क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं है होता है। उनके इतना चिप्स मत खा, कम कम खा। तो फिर वो पहले तो नहीं मांगते थे, सोचते थे दादी के पास पैसा नहीं है। कहना ऐसी बात नहीं है, मैं मंगा देती हूँ। तो फिर मंगा देती थी। तो वो लोग मैंने देखा उनको अलग अलग ही चिप्स मंगाती थी मैं, क्योंकि ताकि लड़ाई ना हो, झगड़ा नहीं। तो वो मेरा चिप्स खा लिया, बड़ा थोड़ा सा दबकू है, छोटा काफी तेज है, छोटा खा लेता था। पर छोटा मेरे को बहुत ही वर्शिप, जैसे हम लोग बडीज है, रियली बडीज। बड़ा पहले हमारे साथ काफी होता, अभी उसके जो कुछ होता है, मैं सुनती हूँ, सब जानती हूँ, पर कभी भी उंगली नहीं उठाती जो तुमने ये किया, ये क्यों हुआ। क्यों अभी देखिए टीनेज से बड़ा हो रहे हैं, अभी उनकी लव हो सकता है, गर्लफ्रेंड्स हो सकता है, बिछुड़ सकते हैं। तो हर चीज में दखलदारी ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग शर्मा जाते, झेप जाते हैं। वो जब खुद बोलेंगे वो बेस्ट है। मुझे लगता है इसी से हमारी रिश्ता बनी रहती है। हमें किसी को उकसाने की जरूरत नहीं, ना हमें सरमन देने की जरूरत है, क्योंकि सरमन वो खुद ही समझेंगे। जो कुछ करना है ना करना है उनको पता है, ठीक है ना। मुझे ये लगता है। और शेयर की बात है, शेयर तो मुश्किल ही है इस जमाने में। शेयर हमारे टाइम में हम 14-15 लोग बैठ के दादी खिलाती थी रोटी, उसके साथ गुड़, सोच सकते हो, वो भी खाए। बड़े और सब बड़े बड़े ओहदे पे बैठे सब खाए। इसलिए ऐसा जो हमारी जो शांति थी वो चीज अभी नहीं है। इतनी चीजें हैं, मैं कनाडा में आके देख रही हूँ, बेस्ट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। इसलिए हम देते भी हैं। बच्चों की जन्मदिन हुआ तो बड़े बड़े गिफ्ट, अच्छे गिफ्ट, महंगा गिफ्ट, माँ भी सोचती है, बाप भी सोचते हैं। पर इतना भी नहीं करना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हर चीज थोड़ा सा मुश्किल से आता है। ये भी उनको मुश्किलात के सामना भी बच्चों को कराना चाहिए। आई थिंक दैट वे। I don't know whether I'm correct or not. You can correct me if I'm not. नहीं, I feel सबको बच्चों का खुला दरबार होना चाहिए, बच्चों को अच्छे मालूम होना चाहिए। जी, जो गीता जी ने भी बात की सरमन की, मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मैंने अपने दिमाग में ये बात बिठा दी है कि इफ आई एम अ मदर, मुझे तो सरमन देना ही देना है। उनके कमरे में मैं कोई बात करने जाऊंगी, मैं बात भूल जाती हूँ। मैं कहती, ओ तुमने ये कपड़े यहाँ क्यों रखे हुए, ये ग्लास अभी तक तुम्हारे कमरे में किचन में क्यों नहीं गया, ये तो इतने दिन से यहाँ पड़ी हुई है चीज, तुमने अभी तक सेटिंग नहीं चेंज की, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें कहा। मतलब मैं वो बात भूल जाती हूँ कि मुझसे कहने क्या आई थी, मैं उस मोड में आ जाती हूँ। मेरे बेटे को, क्योंकि अब बात हो रही है टीनेजर की या उससे बड़े बच्चों को, उसको पार्किंग टिकट मिली, उसको दोबारा पार्किंग टिकट मिल गई। मैंने उससे कहा, पूछे बगैर मैं शुरू हो गई, तुम्हें और कोई काम ही नहीं है, तुम्हें गाड़ी पार्क करनी नहीं आती, ये वो अगले हफ्ते मुझे मिल गई स्पीडिंग की टिकट और 2 मिल गई। तो मेरा बेटा कहता है, मम्मा स्पीडिंग टिकट है। कुछ नहीं उसने कहा, तो मुझे समझ आ गई ठीक है कि गलती सबसे हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग बीइंग मदर, आई थिंक पता नहीं क्यों वो सनमन वाले मोड में ही रहते हैं। मुझे तो ये लगता है अक्सर ऐसे ही होता है। जी सर। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि आपने भी बोला ना कमरे में जाती हो, तो मेरी बात छोटी सी है कि मैं आजकल मूविंग की पैकिंग कर रही हूँ। तो मैं जब भी उसके रूम में जाती हूँ ना, तो मैं कुछ कहने जाती हूँ, तो मैं उसका बिखरा कमरा देख के मैं भी सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ, फातिमा कब करोगी पैकिंग बेटा, अभी मामा दिन है, कर लूंगी मैं। तो वो फिर मैं सब कुछ गुस्से में आके फिर बाहर आ जाती हूँ। मेरा भी यही हाल है। सारा वो जो बच्चों का कमरा है वो तो रेड जोन होता है, एंटर हो तो लगता है रेड जोन में एंटर हो गए कई दफा। अच्छा, मेरे पास ब्लैंकेट जल गया, पता नहीं चला, जब वो ड्राई क्लीनिंग में दिया तब पता लगा ये जला हुआ है। यू कैन यू इमेजिन। मैंने कहा वो लोग नहीं जले, ये काफी है, ब्लैंकेट जलने दो। सही है, बिल्कुल सही बात है। मैं एक तो गीता जी ने जो बात की, मैं उसकी बहुत बड़ी हामी हूँ कि आपको बच्चों को सिखाना चाहिए कि जिंदगी सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि जो आप मांगे वो मिल जाए। आपको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को सिखानी चाहिए। मैं जब पाकिस्तान में थी, तो पाकिस्तान इंडिया में बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो कुछ पाकिस्तान के हाई एंड प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें माएँ बच्चों को 2-2 हज़ार रुपया दिन का दे देती थी, एक जेब खर्च। तो जब मैं
अपने बच्चों के लिए स्कूल देख रही थी तो साथ है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ उस वक्त काम कर रहे थे और फिनेंशियली स्ट्रांग थे, तो हमारे सारे फ्रेंड्स का ये ख्याल था कि मैं जो सबसे हाई एंड स्कूल है, उस्मा शायद जानती हूँ, हेड स्टार्ट उसका नाम है, वहाँ बेनजीर भुट्टो के बच्चे भी पढ़ते रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों को वहाँ दाखिल कराऊंगी। तो मैं जब गई तो मैंने अपने बच्चों को, पाकिस्तान में एक कथक डांसर है, उन्होंने स्कूल खोला मजमून शौक के नाम से, तो मैंने अपने बच्चे को जाकर वहां दाखिल करा दिया। तो माय मदर वाज शॉक्ड और मुझे बहुत सुनना भी पड़ा कि मैंने तुम्हारे साथ तो ऐसे नहीं किया था, मैंने तुम्हें मुल्तान के सबसे हाई एंड स्कूल में दाखिल कराया था, तुमने ऐसे क्यों किया? तो मैंने कहा क्योंकि यहाँ हर तरह का बच्चा आता है, मिडिल क्लास भी आता है, अपर क्लास भी आता है, यहाँ वो बच्चा भी आता है जिसके लंच बॉक्स में बहुत कम चीजें होती हैं और वो बच्चा भी होता है जिसके लंच बॉक्स में मैकडोनल्ड भी होता है, तो इनके सब दोस्त बनेंगे, तो ये सीखेंगे, कोई साइकिल पे आता है, कोई पराडो पे आता है, कोई पैदल आता है, तो ये सीखेंगे, क्योंकि उसमें वो ये करते थे कि वो कुछ ऐसे बच्चों को एडमिशन देते थे जो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, तो वो ये सीखेंगे कि लाइफ सिर्फ गार्डन और रोजेस का नाम नहीं है, कांटे भी होते हैं। तो अभी तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं एक लिमिट रखती हूँ गिफ्ट्स पे, मैं कहती हूँ इससे ऊपर मैंने नहीं जाना, आपने इसी लिमिट में जो चीज लेनी है ले लें। और जैसे चिप्स की बात हुई, तो जंक फूड का मैंने एक दिन बनाया हुआ है उस दिन वो मेरे साथ जाते हैं और जंक फूड लेते हैं, और वो एक कोई सी चीज ले सकते हैं जंक फूड में, वो या चॉकलेट ले सकते हैं या चिप्स ले सकते हैं, तो वो फिर वो एक चीज ले लेते हैं और वो फिर टीवी के आगे बैठ के खाएं जैसे, लेकिन वो सिर्फ एक दिन होता है। तो मेरा ख्याल है अगर आप ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें और शुरू से प्रैक्टिस कर लें तो बहुत आसान हो जाता है, बच्चों को समझ आ जाती है। तो अभी मैं कोई चीज लूं तो मेरा बेटा डॉलर्स में देख के कहता है ये बहुत महंगी है, बहुत महंगी ले रही है, अपनी लिमिट से बहुत ऊपर जा रही है तो उनको समझ में आ जाती है। तो मेरा ख्याल है मैं आगे शुरू करूं जी जरूर। अच्छा, मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी प्राइवेसी की, तो बच्चों में प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने फ्रेंड से या किसी से बात ना करें उनके बाद, अमूमन बच्चे जो ये होता है ना कि जो बात नानी से की या दादी से की वो नानी दादी ने जाके उनके वालिदैन को बता दी, ये भी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। या जो माँ को बात बताई, माँ ने जाके बाप को बता दी, अगर उन्होंने बाप को बतानी होती तो वो खुद बता लेते, वो यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट अनटिल एंड अनलेस दे से कि यू कैन शेयर इट। माँ को अगर बात बताइए तो वो माँ तक रहनी चाहिए, ये एक अच्छे रिलेशनशिप की बुनियाद है। इस तरह से जो हमारी फैमिली डायनामिक्स हैं वो बच्चों पर बहुत असरअंदाज होती है। समटाइम्स ये होता है कि माँ बाप के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, या सास बहू के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, या आपस में जॉइंट फैमिलीज हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, तो हम समझ होते हैं कि बच्चों को नहीं पता चलता, बच्चे हमारी सोच से ज्यादा समझदार होते हैं और उनसे छुपाने की बजाय उसको एक्सप्लेन कर देना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन माँ बाप के कॉन्फ्लिक्ट उनके सामने लाना या माँ बाप का झगड़े के दौरान एक दूसरे को स्नब करना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ करती हूँ थोड़ा सा कि ये आइडियल सिचुएशन की बात है और रियल वर्ल्ड में ये हर वक्त मुमकिन नहीं होता। ये मुमकिन नहीं है कि माँ बाप ना लड़े बच्चों के सामने, ये नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो असूल है वो ये है कि आप उसको जितना मिनिमम कर सके उतना कर ले, मतलब आप अपने ज़हन में तो एटलीस्ट ये रखें कि हमने नहीं लड़ना बच्चों के सामने, तो जितना उसको मिनिमम कर लें वो बेहतर है। ये खत्म नहीं हो सकता, ये मैं कहूँ कि जी आप कहें कि हम दोनों नहीं लड़ेंगे बच्चों के सामने, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अम्मा कहा करती थी कि जहाँ दो बर्तन होते हैं वो भी खड़कते हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि हमारे कल्चर में ये होता है कि मियाँ बीवी लड़ते तो सबके सामने हैं, लेकिन जब उन्होंने आपस में एक दूसरे को मनाना होता है तो वो कमरे के बंद कर कर मनाते हैं।
तो अगर आप बच्चों के सामने लड़े हैं तो बच्चों के सामने उसको रिजॉल्व करें, और जो भी आपने सॉरी बोलना है, मेकअप करना है, वो उनके सामने करें। और अगर हो सके तो कोई अच्छी मोमेंट भी एक दूसरे को, जैसे हग कर लेना है या इस तरह की कोई मोमेंट है, वो भी बच्चों के सामने शेयर कर ले। और बच्चों को, इट्स जस्ट लाइक मियाँ बीवी के दरमियान में ये झगड़ा ऐसे ही होता है जैसे बहन भाइयों के दरमियान में होता है। अभी लड़ रहे होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ठीक होते हैं, एक दूसरे को हार्ड मोमेंट्स में करते हैं, लेकिन जो है ना, थिंग्स दे गो रॉन्ग एवरी मिनट in real families. Every minute they go wrong, but every minute we should try to make them right. It's an ongoing struggle. Every minute thing will go wrong and every minute you have to struggle to make them right. इस तरह से जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वो एक डिफरेंट फैमिली जोन है जहाँ तमाम अफराद बच्चे के लिए रोल मॉडल होते हैं। इसमें जो फैमिली सिस्टम में अगर कोई एक फर्द भी रेड जोन में है तो वो बच्चे को रेड जोन का रोल मॉडल दे रहा है। तो इसमें माँ बाप में से किसी एक का ग्रीन जोन फ्रेंड होना बच्चे के लिए जरूरी है, जो इस नेगेटिविटी के अगेंस्ट बच्चे को रेन कोट प्रोवाइड कर सके। मैं डॉक्टर खालिद सोहेल इसको रेन कोट बोलते हैं, मैं इसको ओवर कोट बोलती हूँ। हमने गुलाम अब्बास की स्टोरी पढ़ी थी ओवर कोट की। तो चाहे आपके इस ओवर कोट में कितने सुराख हों, लेकिन कुछ ना कुछ तो बच्चे को वो जो रेड जोन के इमोशंस की कोल्डनेस है वो उससे बचाएगा। और हर वक्त उस बंदे की नेगेटिविटी डिस्कस करने की बजाय कि देखो उसने मेरे साथ ये किया, कोई फन मोमेंट्स बच्चे के साथ आप करें। 1% भी जो ग्रीन जोन मेमोरी है वो 0% से बेहतर है। इसी तरह से बच्चों का स्कूल उनके लिए बहुत आम होता है, वहाँ पे प्रिंसिपल, वहाँ का टीचर, अगर आप उनको इंसल्ट करेंगे बच्चों के सामने तो बच्चे फिर कोई अथॉरिटी कभी नहीं मानेंगे वो। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप उनको कहें नहीं नहीं तुम्हारा टीचर ही सही है, तुम्हारा प्रिंसिपल ही सही है। उसमें आप अपने बच्चे पर एतमाद करें, क्योंकि हमेशा गलती बच्चे की नहीं होती। हीट ऑफ मोमेंट में जब बच्चा आकर आपको कोई बात बताए, उसमें रिएक्शन देने की बजाय सुकून से मसले को हल करें। आजकल के स्कूलों में बुलिंग बहुत होती है, हर वक्त कोई ना कोई, इसका बहुत बुरा असर होता है बच्चों पे। इसमें बच्चों को अनकंडीशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। और जो माँ बाप हैं वो बच्चे का ग्रीन जोन सपोर्ट सिस्टम होते हैं। मेरे अपने बच्चों को बुलिंग का सामना रहा है, और जो मेरा बड़ा बेटा है वो बहुत फ्रेंडली नेचर का है, छोटा सा था, उसने कभी मुझे नहीं बताया कि स्कूल में बुलिंग होती है। मैं एक दफा उसके, और जो टीचर थी वो उस बुली को सपोर्ट करती थी तो मैं एक दिन उसके स्कूल गई और मैंने फंक्शन में ये अपने सामने होते देखा। उसको नहीं पता था कि माँ पीछे बैठी ये सब कुछ देख रही है। मैं ये सारा देखती रही और मैंने कैमरे पे वो रिकॉर्ड कर लिया सब कुछ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास एविडेंस भी होना चाहिए। तो जब मैं उसको घर लेके आई तो हमने खाना खाया, उसके बाद मैंने उससे बात की। मैं कहा आपने ऐसा क्यों करते हो, आप बताया नहीं मुझे। तो उसके पास बड़ा वैलिड रीजन था कि वो मेरे क्लास फेलोज हैं और मैं लड़ाई नहीं चाहता उनसे, मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको स्टैंड अप का कॉन्सेप्ट सिखाया कि आप वन हैज टू स्टैंड अप फॉर वन सेल्फ। उसके बाद मैंने जाकर उसके स्कूल बात की। मैंने सिर्फ बच्चे से बात नहीं की, मैंने स्कूल जाके प्रिंसिपल से, ओनर से, टीचर से, हर एक से बात की। उसके बाद वो जो बच्चे बुली करते थे उनके पेरेंट्स को कन्फ्रंट किया, और जब तक वो मसला खत्म नहीं हो गया मैंने उसकी जान नहीं छोड़ी। तो ये जो बुलिंग है इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, और माँ बाप को अपने बच्चों को उसमें अनकंडीशनल सपोर्ट देनी चाहिए। इसी तरह से ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आपको बच्चों के साथ बहुत अर्ली बाउंड्रीज बनानी चाहिए। अब आप अगर एक 15-16 साल के टीनेजर को कहें कि तुम जो है ना
सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करो, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, आप उसे ये बता सकते हैं कि आपको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, या ये सोशल मीडिया आपको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन आप कहेंगे अपना फोन मुझे दे दो और तुमने आज से फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं इस्तेमाल करना, ये नहीं हो सकता। आप उन्हें ये बता सकते हैं कि बेटे ये आपकी तस्वीरें हैं, आपने इस पे कौन सी तस्वीर नहीं शेयर करनी किसी के साथ, अपनी प्राइवेट तस्वीरें नहीं शेयर करनी, अपनी प्राइवेट मोमेंट्स में किसी को अपनी वीडियो नहीं बनाने देनी। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये कहना कि तुम नहीं करोगे आपको डेड एंड की तरफ ले जाएगा। और जो छोटे बच्चे हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये आपके लिए लिमिटलेस नहीं है, इसकी लिमिट है। और जो एक बहुत बड़ी अहम बात है, 5वीं जमात के बच्चों के पास फोन है। अगर आपने खुद उसको फोन दे दिया है तो फिर आप किस मुंह से उसे कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया ना इस्तेमाल करें। आपने 5वीं जमात के बच्चे के पास ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई पैसे हैं, ना ही उसके पास कोई ऐसा तरीका है कि वो फोन ले सके। मैंने 4वीं 5वीं जमात के बच्चों के हाथों में फोन देखा है। तो वो फोन नेट से कनेक्ट होता है तो उसके बाद उस पर क्या होता है, उसके बाद सोशल मीडिया होता है। इसमें अर्ली बाउंड्रीज बनाना बच्चों के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप छोटे बच्चे के साथ अर्ली बाउंड्री बना लेंगे 2री 3री जमात के बच्चे के साथ, तो वो खुद ही आप उन बाउंड्रीज का ख्याल रखेगा और ये आपका ग्रीन जोन वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगा। आपको उनको वाज़े अल्फाज में बताना है कि कौन से नो गो एरियाज हैं। ड्रग्स है, ये नो गो एरिया है। आप खुद जब बता देंगे कि ड्रग क्या होता है और उससे क्या होता है, तो वो आपको खुद बच्चे को और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नो गो एरियाज हैं। हाँ, आप उसको कहोगे तुम टीवी ना देखो, ये तो कोई बात नहीं है। ड्रग्स में और टीवी में बहुत फर्क है। इसी तरीके से आपको 5 या 6 नो गो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। ये 100 एक नहीं हो सकते नो गो एरियाज, क्योंकि अगर 100 नो गो एरियाज होंगे तो उनमें से किसी एक पे भी अमल दरामद नहीं होगा। और आप जो हमारे बड़े सगीर में जो टैबू समझे जाते हैं सब्जेक्ट्स, जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, प्यूबर्टी है, ड्रग्स है, इसके बारे में आप पहले खुद पढ़ें और फिर आप अपने बच्चों को बताएं। आपको बतौर माँ वो फोकल पर्सन होना चाहिए जो इन सारे रेड जोन एरियाज को हैंडल करे। उनसे घबराएं नहीं, पढ़ें, डिस्कस करें। माँ से ज्यादा कोई आदमी बेहतर नहीं हो सकता इन सब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। ये अगर आप इनको टैबू समझेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। चाहे आप इंडिया पाकिस्तान में हो, कनाडा में हो, आजकल बच्चों से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। सो one should go with the flow of the child development, not with the tradition of child morality and policing. हमें जो इमिग्रेंट फैमिलीज हैं उनमें ये ज्यादा बड़ा डायलेमा होता है कि हम जो है समझते हैं कि जो है बच्चों को हम तो हम कनाडा में जाते हैं, लेकिन हमारा दिल जो है वो उधर ही रह जाता है इंडिया पाकिस्तान में। तो हम कहते हैं हम रहेंगे कनाडा में, लेकिन उनको कंपेयर वहाँ के बच्चों के साथ करेंगे। तो दूर के ढोल सुहाने के मुताबिक ये काम होता है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने मुश्ताक अहमद यूसुफी को पढ़ा हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी पाकिस्तान के बहुत बड़े अदीब हैं, मज़ाह निगार हैं। उनका एक कैरेक्टर था मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग। तो वो जो मिर्जा साहब थे वो इंडिया से हिजरत कर पाकिस्तान आए थे। तो जब वो पाकिस्तान आ गए तो उनको हमेशा इंडिया का गांव याद आता था। तो वो पाकिस्तान का जो शहर था कराची, उसको कहते थे ये मेरे गांव के मुकाबले में कुछ नहीं है। तो आखिरी उम्र में वो अपने गांव गए तो मालूम हुआ कि वो जिसको ठाठे मारता हुआ दरिया समझते थे और जिसके अंदर जल परियां नहा रही होती थी, वो एक छोटी सी नहर थी और उसमें भैंसें नहा रही थी। तो इसी तरीके से हमें कनाडा में बैठकर इंडिया पाकिस्तान बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन और हम खुद कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को इंडिया पाकिस्तान के बच्चों से कंपेयर करते हैं, उनको परेशान करते हैं।
हालांकि इंडिया पाकिस्तान में जो है प्रेशर कुकर की तरह की सूरत हाल है। एक तरफ मीडिया है, दूसरी तरफ हमारी रवायती शुश है, ये रिश्तों में दरार पैदा करता है। इसलिए माओं को खासकर चाहिए कि दे शुड बी द पर्सन विद whom द चाइल्ड कैन ओपनली डिस्कस एनीथिंग। अगर बच्चा आपके पास आए और कहे फलाने मामू अंकल ने बैड टच किया, उस पर यकीन करें, उसको झिड़के नहीं। बी देयर फॉर योर चाइल्ड। हम अपने बच्चों को ऐसे पालते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान में लोगों की ट्रॉफी वाइफ्स होती हैं। देखो मेरी बीवी कितनी अच्छी है, इतनी पढ़ी हुई है। हम ऐसे लोग इसी तरह बच्चों के साथ करते हैं। Look how my child is pretty, my child stood first. Okay, my son has become a doctor. She goes to that university. आपके बच्चे हैं, ट्रॉफियां नहीं है जो आप दूसरों पर रोब जमाने के लिए आपने उन्हें नहीं पैदा किया। हम बच्चों के साथ ऐसे करते हैं जो हम खुद नहीं कर सके वो आप उनसे करवाएं ताकि फलाने मामे ताए उसके उनको नीचा दिखा सके। इसमें हमारा बच्चा कहाँ है? बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी मर्जी से उसे दुनिया में लाए हैं। उसने आपसे फरमाइश नहीं की थी। आप या आपका खानदान समझता था कि हम डायनासोर्स की आखिरी स्पीशीज है, हमने बच्चा ना पैदा किया तो अगली दुनिया को डायनासोर देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब आपने जब पैदा कर लिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, बाकी रिश्तेदारों के मुतालिक मत सोचें। बी अ गुड कंपैशनेट पेरेंट बट मेक योर बाउंड्रीज अर्ली with firm and clear and should stick with them. हम बच्चों को बोलते हैं ये गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, स्क्रीन यूज करते हैं। हाँ, क्या हम नहीं करते? Do and practice what you want your kids to do. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा किताब पढ़े, कोई गेम खेले, नेचर एंजॉय करे, म्यूजिक बजाए, तो मुझे बचपन से उस पर काम करना चाहिए। उनको किताबों की दुकानों पर ले जाएं, लाइब्रेरी ले जाएं, कम्युनिटी सेंटर ले जाएं, उनके साथ खुद गेम खेलें, चाहे कैच खेलें, लेकिन खेलें। उन्हें जो म्यूजिक के आलात चाहे छोटा ही हो, बाजा ले दें, लेकिन ले दें, हाइक करवाएं। ऐसा नहीं है कि आपने वक्त गुजारना है, आप अपने रिश्तेदारों के साथ चले गए, वहां साथ में बच्चे को भी घसीट के ले गए, उन्हें कहा जाओ खेलो, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आपकी पार्टी है। आप टीवी के आगे बैठकर उन्हें कहें स्क्रीन नुकसानदेह है, ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा जोक है। मैं खुद बेतहाशा कार्टून देखती हूँ। मैं कई दफा रात को 3-4 बजे भी कार्टून देखती पाई गई हूँ। मैं कभी अपने बच्चों को कार्टून देखने पे मना नहीं करती। मैं क्योंकि खुद कोई गेम नहीं खेलती, कोई ऑनलाइन गेम नहीं खेलती, इसलिए जब वो ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं तो मैं बहुत रोब जमा सकती हूँ। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कि मैं उस पे कह सकती हूँ हाँ तुम इतनी देर से गेम खेल रहे हो, कितनी देर हो गई है, किसके साथ खेल रहे हो, मैं ये सब कर सकती हूँ। लेकिन कार्टून पे तो वो मुझे बहुत आसानी से कह सकते हैं आप खुद 3-4 बजे तक देखती हैं। कहने का मतलब है कि बच्चों के साथ डील करते वक्त आप खासकर अपना बचपन ज़हन में रखें। जैसे सास भी कभी बहू थी, इस तरह से हम भी कभी बच्चे थे। तो अगर हम अपने माँ बाप से थोड़ी सी अपने बारे में जानकारी हासिल करें तो हमें इस हकीकत से आगाही होगी कि हमारे बच्चे हमारे से बहुत बेहतर हैं, और अगर हम बड़े इतने अच्छे होते तो दुनिया आज इस हाल में ना होती, इतनी मेस्ड अप ना होती जितनी इस वक्त ये दुनिया है। हम बच्चों को शेयरिंग की बात करते हैं। इस दुनिया में कोई मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे सोमालिया में लोग भूख से मर जाएं, लेकिन हम अपना खाना, अपने रिसोर्सेज उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। अफ्रीका इसी दुनिया का हिस्सा है। इसलिए दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज है स्क्रीन और सोशल मीडिया के अलावा, वो है बढ़ती हुई सेपरेशन और डाइवोर्स रेट। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता। डाइवोर्स और सेपरेशन एक रिश्ते में उसी तरीके से
हो सकते हैं। जैसे दो बहन भाई होते हैं, उनमें झगड़ा हो जाता है। मैंने कई ऐसे बहन भाई देखे हैं जो सारी उम्र एक दूसरे से नहीं मिलते। इसी तरह से दो इंसान अगर शादी करते हैं, फर्ज करें दो लोगों की शादी हुई है, एक की उम्र 20-22 साल है, एक की उम्र 25-26 साल है, और उन्होंने जब वो 40 की उम्र में आए और उनको लगा कि हम नहीं रह सकते और उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हर इंसान एवोल्यूशन के अमल से गुजरता है ज़हनी तौर पर, और दो इंसान दो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मियाँ बीवी इकट्ठे रहने हैं तो उन्होंने एक ही वक्त में एक ही तरह से ज़हनी बलूगत हासिल करनी है। वो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये कोई टैबू नहीं है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमने इसको ऐसे बना दिया है कि जब तलाक होती है तो जब तक पूरे एक दूसरे के खानदान की मट्टी पलीद ना हो जाए तो हम जान नहीं छोड़ते। उसमें सबसे ज्यादा रगड़ा बच्चों को लगता है। इसलिए जो पेरेंट्स इसकी तरफ जा रहे हों उनको चाहिए कि दे शुड डाइवोर्स विद रिस्पेक्ट। आप पूरी डाइवोर्स में किसी भी पॉइंट पे मुत्तफिक नहीं हो रहे, कोई बात नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे मुत्तफिक हो कि आपने अपने बच्चों को सामने एक दूसरे के बेइज्जत नहीं करना और अपने बच्चों को इसके अफेक्ट से जितना भी हो सके मुमकिन बचाना है और उनके लिए उस जगह पर रहना है। दोनों माँ बाप को ये स्टेप ग्रेसफुली उठाना चाहिए। अपने तनाज़ात को, क्योंकि डाइवोर्स में बहुत सारे तनाज़ात ऐसे होते हैं, खासकर फिनेंस, एक मिडिल क्लास का ऐसा तनाज़ा होता है जो बहुत अगली हो जाता है, उसको दरवाजे के पीछे हल करना चाहिए और दोनों साइड्स को मिलकर बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैसे उसको मिनिमाइज कर सकें। ये एक बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि दोनों फरीक उस रेड जोन में होता है, लेकिन just pretend to be in the green zone for your kids. Try to remain in the green zone. Just think about this कि ये आप अपनी मर्जी से इनको इस दुनिया में लाए हैं और उनकी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप अगर उनको छोड़ देंगे इस मोमेंट पे तो वो उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि अक्सर बच्चे इसके लिए अपने आप को इल्जामदेह समझते हैं। वो समझते हैं शायद मेरी माँ ने मेरे बाप को इसलिए छोड़ा कि मैंने फलानी गलती की, या मेरे बाप ने मेरी माँ को इसलिए छोड़ा कि मैंने होमवर्क नहीं किया था। तो वो अपने आप को गिल्ट में चले जाते हैं और वो फिर डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। इसमें ये बहुत नाजुक मोमेंट है और पहला साल जो होता है डिवोर्स का वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर माँ या बाप अपने बच्चे के लिए ग्रीन जोन फ्रेंड का किरदार अदा करें तो इसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी हैं, बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल कपल्स देखे हैं जो अलग हो गए, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम। उज़्मा को रिलेट कर सके, पता होगा, ताहिरा सैयद और नईम बुखारी पाकिस्तान का बहुत बड़ा कपल था। तो जब उन दोनों के दरमियान में तलाक हुई तो लोग समझते थे कि क्या क्या बातें नहीं हुई ताहिरा सैयद के बारे में, क्या क्या बातें नहीं हुई लेकिन नईम बुखारी ने कभी ताहिरा सैयद को एक लफ्ज नहीं बोला। और ताहिरा सैयद नईम बुखारी की दूसरी शादी पे शिरकत करने के लिए गई अपने दोनों बच्चों के साथ। नईम बुखारी आज भी, हालांकि मैं नईम बुखारी की कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन नईम बुखारी आज भी किरण का और अपनी जो बेटा है उसका खर्चा उठाते। और आज भी आप उनसे पूछें कि उनकी फेवरेट सिंगर कौन सी हैं तो वो कहेंगे मलका पुखराज मेरी फेवरेट सिंगर है, जो उनकी सास थी ताहिरा सैयद की माँ। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कि जो इस तरह के कपल होते हैं, जो सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं, वो तो ज्यादा स्पॉटलाइट में होते हैं। मतलब ताहिरा सैयद की क्या कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की गई, लेकिन नईम बुखारी के मुंह से कभी मैंने ताहिरा सैयद के लिए कोई लफ्ज नहीं सुना।
और आज भी आप उन दोनों से बात करें तो वो दोनों एक दूसरे के लिए बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है वो है क्रिएटिव चिल्ड्रन पेरेंटिंग। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो आम बच्चों से डिफरेंट होते हैं। आप क्रिएटिव बच्चों को कहें कि वो आम बच्चों की तरह से पढ़ें, आम बच्चों की तरह से बिहेव करें, वो नहीं करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप जो है जावेद अख्तर को कहें कि वो पोइट्री लिखने की बजाय आलू लेने चले जाएं, तो वो आपको कभी आलू नहीं, अच्छा आलू नहीं ला के दे सकेंगे। जावेद अख्तर सिर्फ अच्छी पोइट्री ही लिख सकते हैं। या कार्ल मार्क्स को आप कहें कि तुम जो है जाके बिस्तर बनाओ, तो कार्ल मार्क्स को बेचारे को कभी भी कंबल तय करना नहीं आएगा। कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक्स की किताब लिख सकते हैं, कम्युनिज्म का आइडिया दे सकते हैं, लेकिन वो आलू भी नहीं ला सकते, गोश्त भी नहीं ला सकते, और वो कंबल भी नहीं तय कर सकते। इसी तरह से जो क्रिएटिव बच्चे हैं वो सब कुछ नहीं कर सकते जो आम बच्चे कर सकते हैं। वो लेट के आसमान की तरफ देख रहे हैं, हम कहते हैं ओ ये तुम बहुत लेजी हो, तुम क्यों आसमान की तरफ देख रहे हो। अब उनको आसमान पे जो नजर आ रहा है आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये आपकी फॉल्ट है, उनकी फॉल्ट नहीं है। इसलिए क्रिएटिव बच्चों की पेरेंटिंग डिफरेंट है और डिफिकल्ट है आम बच्चों की पेरेंटिंग से। इसलिए उसमें आपको ये ख्याल रखना है, ये कुछ चीजें हैं जो क्रिएटिव बच्चों के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो हमारे बड़े सगीर में ये बहुत होता है, अगर कोई बच्चा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाह रहा हो तो हम कहते हैं वो इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, इसको लेके जाओ मामे के घर, चाचे के घर, खाला के घर। जब तक इसके कोई 100-50 दोस्त नहीं होंगे तो ये सही नहीं होगा। क्रिएटिव बच्चे दे कैन नॉट हैंडल पीपल, दे नीड अलोन टाइम। वो अकेले रहकर जो कुछ कर सकते हैं। अब साजिर आपने कोई पेंटिंग बनानी है, आपने कोई म्यूजिक करना है, आपने कोई एनिमेशन करनी है, आपने कोई वीडियो बनानी है, आपने कुछ एडिट करना है, वो आप 100 लोगों के झमगट्टे में बैठ के नहीं कर सकते। दूसरा ये कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो आपको हर चीज पे क्वेश्चन करेंगे। आपने ऐसे क्यों कहा, आपने ऐसे क्यों बात की, ये ऐसे क्यों है, ये फलानी चीज क्यों है, वाटर का कलर ब्लू क्यों है, व्हाइट क्यों नहीं है, वाटर H2O से क्यों बनता है, H3O से क्यों नहीं बनता। मुझे पता है आइडियल सिचुएशन में मुझे ये कहना चाहिए आपको सारे सवालों के जवाब के आंसर आने चाहिए, लेकिन जितने नहीं आते, जो आते हैं उनके दें, जो नहीं आते हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि बेटे जाके गूगल मामा से पूछ लो, तो वो वहां पे आपके लिए ही है। तो मैं अक्सर अपने बच्चों को कहती हूँ कि कंप्यूटर जो है सिर्फ गेमें खेलने के लिए नहीं है, उस पर गूगल भी है, तो उस पे से भी पूछा जा सकता है। तो जो नहीं आता आप उन्हें गूगल या खुद गूगल कर लें। दूसरा ये है कि अपने बच्चे को आप नेविगेट करने दें, लेट योर चाइल्ड बी द टीचर। समटाइम्स जो बच्चे हैं वो उस जगह से ज्यादा बेहतर नेविगेट कर सकते हैं। दूसरा मैंने अभी कहा था कि हमारे यहाँ अमूमन जो हम फंक्शंस या जो मेल मिलाप करते हैं वो एक रिश्तेदारों तक होता है या फ्रेंड्स तक होता है। फलाना हमारा फैमिली फ्रेंड है, वो अपने बच्चे लेके आया हुआ है। क्रिएटिव बच्चों के साथ नहीं ऐसे हो सकता, उनको ऐसी चीजें चाहिए जहाँ क्रिएटिविटी हो। आप उनको म्यूजियम ले जाएं, आप उनको आर्ट गैलरीज ले जाएं, आप उनको म्यूजिक कॉन्सर्ट्स ले जाएं, आप उनको साइंस म्यूजियम ले जाएं। ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ आपके रिश्तेदारों के या दोस्तों के घर नहीं जाएंगे। दूसरा ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्रिएटिविटी कोई ऐसा नहीं है कि वो बस अभी पैदा हुआ है और थोड़ी देर बाद वो शाहरुख बन जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी में कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता होता है। इसमें माँ बाप के लिए सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें जो माँ है उसके लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि एक तरफ तो ट्रेडिशंस होते हैं और खानदान होता है, और दूसरी तरफ आपका बच्चा होता है। एक तरफ रवायत होती है और एक तरफ क्रिएटिविटी होती है। तो ऑलवेज स्टैंड विद योर चाइल्ड।
उस पर एतमाद करें, उस पर उसको सपोर्ट करें। अमूमन ब्राउन फैमिलीज में, हम लोग ब्राउन है बड़े सगीर से, जो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अकाउंटेंट, आईटी एक्सपर्ट नहीं है तो आप शेम है अपनी फैमिली के लिए। तो क्रिएटिव बच्चों के ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, वो इस रूल को नहीं समझ सकते, उनके दिमाग में ये बात नहीं आ सकती कि क्यों डॉक्टर बनना है, क्यों इंजीनियर बनना है। उनको आपका ये जो पैसे का फंडा है ये नहीं समझ में आ सकता। क्रिएटिविटी इन सब चीजों को नहीं देखती। बच्चे को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की, ज्यादा पेशेंस की, ज्यादा लव की जरूरत है। वैसे भी माँ बाप का हर बच्चे से अलग रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर हम अपनी नानी दादियों को देखें, उनके 5-5, 6-6 बच्चे, ज्यादा भी होते थे लेकिन मैं 5-6 तक मैं दूध रहूंगी, 5-6 बच्चे होते थे, तो उनका हर बच्चे के साथ एक अलग रिलेशनशिप होता था। वो हर बच्चे के साथ, मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि जब मेरी वालदा बैठी हुई मेरी नानी से बात कर रही होती थी तो उनकी कोई बहन और वहां पे मौजूद होती थी। इसी तरह से जब मेरे छोटे मामू बैठे होते थे तो बड़े मामू नहीं बैठे होते थे, जब बड़े मामू बैठे होते थे तो छोटे वाले मौजूद नहीं होते थे। तो हर बच्चे के साथ आपका एक अलग पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए और जिसमें आप उनके साथ मोहब्बत से ग्रीन जोन में हो। मुझे मालूम है कि बतौर माँ और इंसान इस रिश्ते के बारे में गुफ्तगू करना माओं के लिए खुसूसन बहुत ओवरवेलमिंग है, क्योंकि माएँ अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन ये जो मोहब्बत होती है ये उनको जो गिल्ट ट्रिप होता है उसका ट्रैवल एजेंट भी सबसे ज्यादा माँ ही होती हैं। तो ये गिल्ट ट्रिप में हर वक्त बच्चों को रखना, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे पे पाला, तुम्हारे पे पैसे खर्च किए, ये उसने आपको नहीं कहा था आप ये सब करें, आपने क्यों पैदा किया, आप मत करते। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि माएँ अपने बच्चों से मोहब्बत करें, वालिदैन अपने बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करें। बाप भी अमूमन मैंने बहुत ये जुमला कहते हुए सुना है, मैं तुम्हारे लिए कनाडा आया तो आप मत आते, आप वहीं रहते, आपको किसने कहा था। मैं तुम्हारे लिए सुबह से जाता हूँ, रात को आता हूँ, आप उनके लिए नहीं जाते, आप इसलिए जाते हैं कि आप इसके बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकेंगे। आपका जो दोस्त होगा ना वही आपको ताने मार मार के मार देगा कि मैं तो 1.5 लाख कमाता हूँ और तुम तो सिर्फ 50,000 कमाते हो। यू कैन नॉट स्टैंड दैट। तो इसलिए बच्चों को गिल्ट ट्रिप देना बंद कर दें। और जो होता है, मैं इसको समझ सकती हूँ, ये बहुत ओवरवेलमिंग है जो कुछ मैंने बोला और जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं और ये मोहब्बत अमूमन बच्चों के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के मसाइल से नबर्द-अज़मा होते हैं और उसके इर्द गिर्द के माशरती रिश्तों का प्रेशर माओं पर बहुत होता है। हर वक्त माँ एक माइक्रोस्कोप के नीचे होती हैं, बच्चों की हर गलत हरकत के लिए माँ को इल्जामदेह ठहराया जाता है और हर अच्छे काम का सेहरा खानदान की दूसरी तरफ चला जाता है। तो इसलिए जो बच्चे हैं वो अगली जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, उनका एक अलग नजरिया है जिंदगी की तरफ। तो वालिदैन और बच्चे में कितनी मोहब्बत क्यों ना हो, ये जो जनरेशन गैप होता है ये फ्रिक्शन पैदा करता है। इसलिए वालिदैन अपने नजरियात के मुताबिक मसाइल को देख रहे होते हैं और बच्चे अपने नजरियात के मुताबिक। बतौर माँ ये लम्हात बहुत मुश्किल हैं आप किसी के लिए भी, लेकिन मैं बतौर बेटी और माँ इन दोनों सूरत हाल से गुजर चुकी हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत मोहब्बत से पाला और जिन लोगों की इकलौती औलाद है वो समझ सकते हैं कि इकलौती औलाद से माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं बहुत रिबेलियस चाइल्ड रही हूँ और मैंने अपने माँ बाप से बहुत इख्तलाफ किया, लेकिन कभी भी उन्होंने इसमें मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। ये एक मुसलसल सीखने का अमल है, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। अहम चीज है कि माँ बाप और औलाद के दरमियान ऐसे रिश्ते को उस्तवार करना जिसमें दोनों साइडें जो हैं वो मोहब्बत से, प्यार से पेश आए, ग्रीन जोन में रहें ताकि पूरे माशरे की भलाई हो सके, हम अच्छे इंसान इस दुनिया को दे सके। इसमें हम हर रोज गलती करेंगे और हर रोज सीखेंगे,
लेकिन इसमें डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। इन गलतियों से सीखें, उनको दुरुस्त करें, इसमें हम सब इकट्ठे हैं। और ये मेरे 3 L's हैं ऑफ पेरेंटिंग, जो मैंने बड़े उससे मैं इस्तेमाल करती हूँ। एक तो ये कि मैं लर्निंग, यू लर्न विद योर किड्स। दूसरा है लविंग देम, लव देम। ये नहीं है कि आज बच्चे के ग्रेड्स नहीं आए अच्छे तो हम आज बच्चा अच्छा नहीं है, जिस दिन ए आ गया उस दिन अच्छा है। बच्चा हर सूरत में अच्छा है। आज उसने फलाने के साथ शरारत की तो वो अच्छा नहीं है। बच्चे शरारत भी करते हैं, बच्चे लेजी भी होते हैं, हर तरह का काम करते हैं, लेकिन आपकी लव जो है उनकी ग्रेड से मशरूत नहीं होनी चाहिए या उनके बिहेवियर से मशरूत नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उनको आज़ादी दे, लेकिन उसमें बाउंड्रीज को बहुत वाज़े तौर पर क्लियर कर दे। और जब एक दफ़ा बाउंड्री क्लियर कर दे तो उस बाउंड्री के साथ स्टिक करें। ये नहीं कि आज एक बाउंड्री बनाई, कल दूसरी बाउंड्री बनाई, परसों तीसरी बाउंड्री बनाई। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं ये 6 टिप्स थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा कि मैं शेयर करूं। इसमें से एक जो टिप है वो मैं बहुत ज़्यादा, एक दो तो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। एक तो ये कि आप काम रहें, आप देखें कि सिचुएशन क्या है, उसको कामली हल करें। दूसरा, आपका बच्चा ये सब कुछ क्यों कर रहा है, उस कॉज को आइडेंटिफाई करें। तीसरा ये है कि आप उसकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहें ताकि वो आपकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहे। चौथा ये कि आपने उसको डिसिप्लिन करना है, तो डिसिप्लिन इस तरह से नहीं हो सकता कि आप उसे गालियां दें, उसे मारें पीटें या उसको एक तरफ खड़ा कर दें, ये नहीं हो सकता। आप पॉजिटिव डिसिप्लिन इस्तेमाल करें। जैसे आप उसको, आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा, डॉक्टर साहब ने मेरे से एक बड़े मजे की बात की कि उनकी वो एड्रियाना के साथ वो इस्तेमाल करते थे कि बड़े मजे के, कि मैं उसको कहता था कि एक फेवर तुम मुझे दो और मैं एक फेवर तुम्हें दूंगा। तो वो फेवर होती थी कि तुम अपना ग्लास उठा के अगर डिश वॉशर में रखोगी तो मैं तुम्हें फलानी जगह पे छोड़ आऊंगा। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप बच्चे को इस तरह से कहेंगे, वो तुमने खाना खाया चलो जाके रखो, वो कभी नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से कहेंगे तो वो लाजमन करेगा। दूसरा ये है कि आप उसकी रिस्पेक्ट अर्न करें, ये ना कहें कि आप को वो रिस्पेक्ट करे, क्योंकि अगर आप उसको झिड़क झिड़क के रिस्पेक्ट कराएंगे तो वो नहीं होगी, लेकिन अगर वो दिल से करेगा तो वो हमेशा कायम रहेगी। और आखिरी जो मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ वो ये है कि मैं अपने बच्चों को बहुत जल्दी से सॉरी बोल देती हूँ। अगर, और जो सॉरी होता है वो आपकी वीकनेस नहीं होता, वो ये शो करता है कि आप ग्रोन अप अडल्ट हैं और आपने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया है। तो सॉरी बोलने में कोई कबाहत नहीं है। जब आप गलती करें तो आप सॉरी बोलें, जब बच्चा गलती करे तो बच्चा सॉरी बोले। और थैंक यू वेरी मच। वेरी वेरी मच। सारा, आपकी वो जो स्लाइड थी ना, वो मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दी है, वो जिसके 6 पॉइंट्स थे, क्योंकि सब लिख रहे थे तो मैंने कहा सबके साथ शेयर कर दूं। अब आप स्क्रीन जो है वो आप बेशक ऑफ कर दीजिए। शेयर कर दिया।